तो चाह रहा था कि हो जाए बढ़िया से आप लोगों का। अभी इरिगेशन में आएगा वैकेंसी, फिर नहीं आएगा। इरिगेशन में अभी आएगा 750 पद आएगा, उसका प्रोसेस चालू हो गया है। तो इरिगेशन में 750 पद चालू हो गया है, उसका तैयारी करिए बढ़िया। CSEB भी ठीक है, इसको भी परीक्षा दीजिए CSEB का, ठीक है। और कम पद में भी निकाल लेते हैं तो और अच्छा बात है, लेकिन कम पद में निकाल रहे हैं तो कम से कम टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं ना, तो उसमें अच्छा स्कोर होना चाहिए आप लोगों का। इम्प्रूवमेंट तो होना चाहिए एटलीस्ट। अभी तक तो 70 प्लस आना चाहिए था, तब तो एग्ज़ाम में वो अभी 80% आएगा, तब एग्ज़ाम में 70 प्लस आएगा परसेंट। 150 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है ना। सब्जेक्ट वाइज में तो 70 के आसपास आना ही चाहिए, 70-80 के बीच में, ठीक है। 60 प्लस अगर कांस्टेंट है तो फिर दिक्कत है। जैसे आप दे रहे हैं CPM पार्ट का दे रहे हैं तो चलिए ठीक है, उसमें 50, 55, 60 भी आ रहा है तो ठीक है, ठीक है। उसमें नया टॉपिक, उसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है। वैसे ही आपका मान के चलिए कि एस्टिमेशन का पोर्शन टेस्ट दे रहे हैं तो एस्टिमेशन में भी 60 वाट आ जा रहा है तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो कोर सब्जेक्ट है सर्वे है, ठीक है, सर्वे भी चलिए ठीक है टेस्ट है, तो उसमें वो एरियल फोटोग्राफी का आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, या फिर हो सकता है आपको टेस्ट दे रहे हैं तो वो क्या कहते हैं, वो नक्षत्र वगैरह देखते हैं, क्या कहते हैं उसको, उस टाइप का भी एक है, वहाँ से भी सवाल दिख जा रहा है तो नहीं बन रहा है तो दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आपका 65 प्लस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कोर सब्जेक्ट हो गया सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स में एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर RCC का टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, या तो आप स्टील का टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, या तो आप इन्वायरमेंट का टेस्ट दे रहे हैं, तो ऐसा जो कोर सब्जेक्ट है ना, तो इसमें अगर आपका 60 प्लस आ रहा है तो दिक्कत है। यहाँ पे आपका 70 प्लस आना चाहिए, 7 और 8 के लाइन में होना चाहिए टेस्ट अगर दे रहे हैं तो एग्जाम के आसपास। बाकी जो कोर सब्जेक्ट नहीं है, नॉन कोर सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं है उतना, ठीक है, वहाँ से कम ही सवाल आएगा। और जो एग्जाम में आएगा एग्जाम में बन जाएगा, लेकिन आपका घर पे ही यही सब क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, यही सब चीज़ों के, सर्वे, स्टील, ऐसे स्ट्रक्चर एनालिसिस और आपका मॉस हो गया, ये सब का सवाल अगर आपका घर पे ही नहीं बन रहा है तो दिक्कत है ना। तो कहाँ पे सुधार का ज़रूरत है आप लोग देखिए अपना अपना। हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का मान के चले कि अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए अगर उसमें से मशीनरी का पार्ट आपसे छूट रहा है, ठीक है, या फिर टर्बुलेंट फ्लो का पार्ट छूट रहा है, या फिर ऐसा पार्ट छूट रहा है जो बिना कैलकुलेटर के नहीं हो सकता है, ठीक है, तो बहुत लंबा जा रहा है, चाहे एग्जाम में नहीं पूछा गया है, कोई कांस्टेंट वैल्यू पूछ दिया है, ऑरिफिस पूछ दिया, ऑरिफिस का कोई कांस्टेंट वैल्यू पूछ दिया, तो उस टाइप का चीज़ें नहीं बन रहा है तो ठीक है। और उस टाइप का चीज़ें अगर टेस्ट में अगर आपको ज़्यादा दिख रहा है तो वो नहीं बनता है तो दिक्कत है। वहाँ पे आप देखेंगे कि जो ज़्यादा स्कोर किया है उसका कितना है और उसके स्कोर से आपका कितना स्कोर फर्क। आप शुरू में जब तैयारी कर रहे हैं तो ये सब फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप एग्जाम के आसपास दे रहे हैं ना, आपका 1 महीना में एग्जाम है और आप टेस्ट दे रहे हैं, और जो शुरू में जो जितना भी टॉप 10 में जितना भी मार्क्स आपको दिख रहा है, कोई भी कहीं भी आप टेस्ट दे रहे हैं और उसके नंबर से आपका वेरिएशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 20 नंबर का दिख रहा है, 15 नंबर का दिख रहा है, चाहे 10 नंबर का दिख रहा है, चाहे 12 नंबर का दिख रहा है, तो वो बहुत डिफरेंस है। शुरू का बात अलग है, शुरू में हो रहा है तो ठीक है, लेकिन एग्जाम के आसपास ये डिफरेंस नहीं मेंटेन हो रहा है तो फिर दिक्कत है आपका, मतलब किसी का भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आपको कैसे करना है आप लोगों को मैं शुरू से बता रहा हूँ कि एकदम टॉपिक छूटा गया है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। रिवीजन कहाँ करना होता है, जो बन रहा है उसी को रिवीजन नहीं करना है, जो नहीं बन रहा है और इम्पोर्टेंट है उसको करना, उस सब्जेक्ट को उठाइए। CPM पार्ट को एकदम ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट्स है ना, उसी कोर सब्जेक्ट्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि स्टील का स्टिफनर्स हो गया जो जनरली छोड़ देते हैं, कंसोलिडेशन पार्ट छोड़ देते हैं सॉइल मैकेनिक्स का, तो भले सिलेबस में हो चाहे नहीं हो, आप अगर एक टॉपिक भी छोड़ रहे हैं, कंसोलिडेशन जैसा टॉपिक, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपका पूरा सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो, वहाँ से फिर कॉन्फिडेंस घटता है, फिर वहाँ से नंबर घटता है, तो वहाँ से फिर एग्ज़ाम में भी चांसेस कम रहता है। तो स्मार्ट मेहनत तो सब कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता कि कोई फालतू घूम रहा होगा, मेहनत सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग भी कर रहे हैं, जो लोग और लोग हैं वो लोग भी कर रहे होंगे, तो मेहनत तो सब कर रहे हैं, ठीक है। कोई घूम फिर के कर रहा है, कोई बैठ के कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन जो यहाँ पे है मेरे को लगता है 90% लोग तो 80% लोग तो अच्छा मेहनत करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग खाली 2 महीना मेहनत करेंगे तो उन लोग का तो सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बता देता हूँ।
बाकी कांस्टेंट मेहनत करते हैं और मेहनत कर रहे हैं, और उसका परिणाम तभी निकलेगा जब आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप लोगों का जो पढ़ने का जो तरीका है वो इफेक्टिव रहे। ठीक है, इफेक्टिव कैसे रहे वो आपको खुद बनाना पड़ेगा। बस मैं तो वो बताता हूँ, चाहे कोई बताते हैं तो एक वो बताते हैं, ओवरव्यू बताते हैं कि वो अपने टाइम पे वो कैसे किए रहे होंगे। ठीक है, सबका अपना अपना एक ओवरव्यू होता है, लेकिन है यही कि आप लोग प्रीवियस ईयर को अच्छे से बनाएंगे। टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जो टॉपिक जो है वो छूटने नहीं चाहिए। अब प्रीवियस बना रहे हैं ना, तो एसएससी का बना रहे हैं तो कम से कम 95% आपका बन जाना चाहिए। और ये 95% बन रहा है ना, तो इसका चारों ऑप्शन जो भी दिया है A, B, C और D, चारों ऑप्शन दिया है। मान के चलिए कि कोई सीमेंट का सवाल है, C2H दिया है, C3H दिया है, C4AF दिया है और जो भी है, तो अब चारों ऑप्शन में से एक आंसर ये हो गया। ठीक है, लेकिन ये तीनों चीज़ों का भी क्या क्या काम होता है हमको उसी टाइम पे पता होना चाहिए। ऐसे बहुत सारा चीज़ दिखेगा आपको, सब चीज़ में दिखेगा। ठीक है, जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स का पूछ दिया कि जो सीसी होता है वो के प्रोपोर्शनल होता है, गामा के क्या होता है और इसके क्या होता है। तो आपको किसी एक का प्रोपोर्शनल पता है तो बाकी चीज़ों 3-4 चीज़ हैं वो भी आपको पते होने चाहिए, एकदम कंठस्थ हो जाने चाहिए। ठीक है, उसको एकदम लिख लिख के भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप ना सवाल बनाते हैं तो हमेशा रफ कॉपी लेकर के बनाएं और उसमें उसका डिटेल सॉल्यूशन को भी देखिए कि इसका आंसर ए तो है लेकिन बी और सी भी क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ों को लेकर के चलिए, तभी स्कोरिंग होगा सब्जेक्ट्स, पेपर तभी स्कोर कर पाएंगे। नहीं तो जो एकदम सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होता है उसको सब लोग बनाते हैं। ठीक है, एक रेंज होता है, देखेंगे कि जैसे कि अभी WRD JEE का था, WRD JEE का था, उसमें से 100+ में सिलेक्शन था, लेकिन आप देखेंगे कि 90 से लेकर के 95 तक, ठीक है, 90 से लेकर के 95 तक बहुत सारे स्टूडेंट थे, 200-250 स्टूडेंट रहे होंगे। ठीक है, जो सब पढ़ने वाले थे, और 80+ जो लाए हैं मान के चलिए कि बहुत अच्छा तो नहीं था। ठीक है, लेकिन चलिए ठीक है, गर्ल्स में भी, और ये कैटेगरी वाइज है, गर्ल्स में भी 94 के आसपास कट ऑफ गया था। ठीक है, 94 के आसपास कट ऑफ गया था, लेकिन आप अगर 80 मान के चले कि आप 75 से लेकर के आप 80 के आसपास हैं तो आप बहुत कम हैं। ठीक है, 94 में भले ही सिलेक्शन हुआ है, 94 में भले ही सिलेक्शन हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि 85 से लेकर के 90 मार्क्स के बीच में बहुत सारे लोग रहे होंगे, लेकिन जो लोग अगर 80 और 75 के बीच में रहे होंगे वो लोग अपना स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं करेंगे और अच्छे से तैयारी करके दिए रहे होंगे, तो फिर दिक्कत है। ठीक है, आपको अपने रेंज में पहुंचना है तो वैसा ही करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर को बनाइए और टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है ना उसको कवर करिए पहले जब टाइम दिया है। तो कई लोग सोचते हैं कि एग्जाम के आसपास 2 महीना में जो छूटा हुआ है उसको मैं कर लूँगा या कर लूँगी, तो उसमें और दिक्कत होता है, फिर उसमें और नहीं होता है। ठीक है, तो अभी यही मान के चलिए कि अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है तब तक छूटा हुआ चीज़ को कवर करते रहिए। मैं बता रहा हूँ कि ये 650+ आएगा। ठीक है, अब हो सकता है 2 बार में आए चाहे 3 बार में आए, लक के ऊपर है, लेकिन आप मान के चलिए कि आपको अगर अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से मान के चलिए कि आपको कितना कितना रैंक लाना है। अगर 200 पद भी आएगा तो 200 पद भी आएगा तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से बहुत पद है। ठीक है, और एक ही बार में आ जाएगा तो बहुत का बहुत ही है मान के चलिए, लेकिन 200 पद भी आएगा तो अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से अपना रैंक और अपना मार्क्स डिसाइड कर लीजिए कितना कितना है। लेकिन सब कई लोग टॉपिक नहीं छोड़ना है अपने कैटेगरी के हिसाब से, किसी को सब्जेक्ट्स कोई होते हैं कि भाई मेरा ये है, मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, मेरे को तो इतना ही नंबर लाना है, ये सब्जेक्ट मैं कर लेता हूँ तो मेरा हो जाएगा। वह नहीं होता है, वैसे में सब्जेक्ट्स आप पूरा पढ़िए। ठीक है, भले वहाँ पे देखिए पता होना चाहिए सब्जेक्ट के बारे में, एकदम उस टॉपिक का सवाल आया तो एकदम पेज पलट देना है, सवाल भी नहीं पढ़ना, ऐसा वाला सिचुएशन अपने साथ तो मत होने दीजिएगा। ठीक है, तभी सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो जाना बहुत कठिन नहीं है, बस उस अप्रोच को पकड़ना कठिन होता है, वो तुरंत नहीं समझ में आता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। चलिए, तो हमारा नया टॉपिक है आरसीसी। ठीक है, हमारा नया टॉपिक है आरसीसी। आरसीसी को वैसे पहले पढ़ना रहता है लेकिन हम लोग बाद में पढ़ रहे हैं। क्या फुल फॉर्म होता है यार आरसीसी का सत्यम? क्यों लगाते हैं रेनफोर्समेंट? रेनफोर्समेंट का क्या काम रहता है और सीमेंट कंक्रीट का क्या काम रहता है? एक होता है प्लेन कंक्रीट, ठीक है, एक होता है प्लेन कंक्रीट और एक होता है रेनफोर्समेंट कंक्रीट। तो रेनफोर्समेंट कंक्रीट क्यों देते हैं प्लेन कंक्रीट के जगह पे और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है?
और किस लिए दिया जाता है जनरली एक बस ओवरव्यू देख लेते हैं कि आरसीसी में हमको देखना क्या है, क्या होता है। हाँ पता है सरोज संजना क्या देते हैं रेनफोर्समेंट? तुम बताओ समीक्षा। हाँ ठीक है, देखिए कंक्रीट जो होता है ना, जो प्लेन कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन को अच्छे से वो कैरी कर पाता है, लेकिन टेंशन लगाएंगे तो एकदम ज़्यादा ब्रिटल होता है। ठीक है, एकदम ज़्यादा ब्रिटल होता है तो टेंशन फोर्स को बिल्कुल भी वो कैरी नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये बीम है, अब बीम में लोड आएगा तो बीम में लोड आएगा तो क्या होगा, ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्शन होगा तो नीचे में क्या आता है, टेंशन आता है, ऊपर में कंप्रेशन आता है। अब नीचे से क्या होगा, ये क्रैक होना चालू हो जाएगा। अब नीचे से क्रैक होना चालू हो जाएगा तो ये ऐसे क्रैक होना चालू हो जाता है। आप देखेंगे हमेशा अपने घर में वॉल में आगे पीछे कहीं ना कहीं पे क्रैक्स आपको दिख जाएगा। तो अब ये क्रैक्स है तो ऊपर से लोड आ रहा है तो एकदम से और लोड आएगा तो क्रैक्स बढ़ेगा, क्रैक्स बढ़ेगा तो वो बीम पूरा का पूरा क्रैक्स बढ़ने के बाद वो सेटल्ड हो जाएगा। ठीक है, कोलैप्स हो जाएगा। तो क्या होता है कि चलिए ये तो क्रैक्स पड़ रहा है लेकिन अब टेंशन तो है। ठीक है, ये कंप्रेशन में तो तुरंत नहीं टूटेगा, ऊपर वाला जो पोर्शन है वहां भी क्रैक्स आ रहा है लेकिन वहां पे अंदर के साइड ही वो दबा रहा है तो वो तो अब कोलैप्स होने के चांसेस वहां पे नहीं है। ठीक है, क्रैक्स हो गया ठीक है, लेकिन नीचे में और फैल गया है और फैलने का कोशिश कर रहा है वो। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो फैल जाएगा और कोलैप्स हो जाएगा। तो जिसकी वजह से ये जो टेंशन जनरेट होता है ना, तो उसको रोकने के लिए हम लोग उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। वो टेंशन में इल्डिंग होता है, वहां पे इल्डिंग होता है तो इल्डिंग होता है वो अच्छे से क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है तो लोड को कैरी कर पाता है, टेंशन में तुरंत से वो फेल नहीं होता है। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल होता है उसको हम लोग इतना लोड दे सकते हैं कि उसको हम लोग एक पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा डेफिनेशन होता है। लेकिन ठीक है, लेकिन एकदम उतना भी नहीं जाना होता है, हमको एल्डिंग तक पहुंचना रहता है। तो कम से कम हमारा जो ये स्टील है ये टेंशन में यहाँ तक जा करके फेल होगा या फिर यहाँ तक जा करके फेल होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कंक्रीट की बात करें तो ये डायरेक्टली यहीं पे आसपास में कहीं पे वो फेल हो जाएगा, उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं दिखेगा। टेंशन में हम जाएंगे तो बिल्कुल भी स्ट्रेन वहाँ पे नहीं दिखेगा। तो जो स्टील होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है, स्टील का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि वहाँ पे टेंशन जो जनरेट होगा उसको वो अपने पास लेता है और उसको कैरी करता है। तो टेंशन लेने के लिए ही उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, स्टील लगाते हैं। ठीक है, और जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में ठीक होता है और स्टील टेंशन में ठीक होता है। तो अब जब हमारा स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा हो गया, सेफ हो गया, ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, बिल्डिंग को और भी पतला हम बना सकते हैं। जो हमारा बीम होता है, बीम का जो डेप्थ होता है, बीम का जो साइज होता है, उस पर अब हम लोग रेनफोर्समेंट लगा दिए तो नीचे अच्छे से वो टेंशन को ले पा रहा है। ठीक है, नीचे वो टेंशन को कैरी कर पाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर यहाँ पे कंक्रीट ही रहता तो बीम का जो डेप्थ है या फिर बीम का जो साइज है उसको हमको बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता। ठीक है, तो जो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, टेंशन को कैरी करना। ठीक है, टेंशन कैरी करने के लिए हम लोग रेनफोर्समेंट लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट लिखिए, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट में रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। और ये जो हमारा कंक्रीट होता है, वो किन किन चीज़ों का मिक्सचर्स होता है? कंक्रीट में क्या क्या चीज़ मिलाते हैं हम लोग? सीमेंट और एग्रीगेट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइन एग्रीगेट, और उसको बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, तो 3-4 चीज़ों का कंपोजिशन होता है। तो सीमेंट के बारे में सब कुछ तो हम लोग पढ़ चुके होंगे सीमेंट वाले चैप्टर में।
ठीक है। एग्रीगेट के बारे में भी हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ चुके रहते हैं एग्रीगेट का, और सैंड के बारे में थोड़ा बहुत नहीं पढ़े हैं, तो सैंड के बारे में हम लोग इस सब्जेक्ट में आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या मिलाएंगे, सीमेंट मिलाएंगे, सैंड मिलाएंगे और एग्रीगेट मिलाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंक्रीट, ठीक है। अब ये कंक्रीट को हमको एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना है, जहाँ पे डिस्टेंस मान के चले कि ओवरब्रिज बन रहा है, तो ओवरब्रिज बन रहा है तो वहीं पे बहुत ज़्यादा हम लोग वो नहीं बना सकते हैं, मिक्सर नहीं बना सकते हैं। उसके लिए आप देखे होंगे प्लांट बनता है कहीं पे बीच में, ठीक है। अब रायपुर का जो हाईवे है, ये रायपुर का NH है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ओवरब्रिज डिजाइन करना, ओवरब्रिज डिजाइन करना है, तो यहाँ सर्विस रोड के पास हम लोग तो वो नहीं लगा सकते हैं वहाँ पे प्लांट, बाकी गाड़ी जाम हो जाएगा, वहाँ का रास्ता बंद हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी हमारा जो लेंथ होना है, ठीक है, जो भी हमारा रोड बनना है, 2-3 ओवरब्रिज बनना है, तो इन दोनों के बीच में कहीं पे यहाँ से 30-40 किलोमीटर का मैक्सिमम डिस्टेंस लेते हैं, वहाँ पे हम प्लांट बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कंक्रीट बन करके आता है, यहाँ से हमारा कंक्रीट बन करके आता है। तो 30-40 मिनट में जो हमारा कंक्रीट होता है वो जमना चालू हो जाता है, उसका सेटिंग टाइम होता है, सभी लोग पढ़े होंगे इनिशियल सेटिंग टाइम कि 30 मिनट में वो जमना चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से अब यहाँ लेके आएंगे तो जम जाएगा, तो हमारा जो उसका वर्केबिलिटी है वो कम हो जाएगा, अच्छे से वो काम नहीं कर पाएगा। तो जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक एडिशनल मिक्सर लगाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड मिक्सर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड मिक्सर, ठीक है। अब ये एड मिक्सर अलग अलग टाइप का हो सकता है, ठीक है, ये एड मिक्सर अलग अलग टाइप का हो सकता है। यहाँ पे हम लोग यूज़ किए तो सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए यूज़ किए, वहीं पे अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ठंडे जगह पे यूज़ करेंगे तो अलग एड मिक्सर यूज़ करेंगे, ठीक है। वहीं पे हम लोग उसको पानी में बना रहे हैं तो अलग टाइप का एड मिक्सर यूज़ करेंगे कि तुरंत सेटिंग हो जाए। दूर से ला रहे हैं तो मान के चलेंगे कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगे, ठीक है, सेटिंग टाइम को बढ़ा दे। वहीं पर हम लोग पानी में बना रहे हैं तो पानी में बना रहे हैं तो उसमें पानी भी छोड़ना है, तो हम चाहेंगे कि जैसे ही बनाए वैसे ही ठीक हो जाए, तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं। जहाँ पे भट्ठी वट्ठी बनना है तो वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर आएगा, तो उसके हिसाब से अलग एड मिक्सर। तो जनरली ये 3 चीज़ों से मिलके बनता है, और कुछ हमको एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी चाहिए रहता है, तो उसके लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, एड मिक्सर मिलाते हैं, ठीक है। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ठीक है। अब इनको जब हम लोग को मिलाना है तो सूखा तो मिलाएंगे नहीं, इसको वेट करेंगे, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या मिलाएंगे हम लोग, वाटर मिलाएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, वाटर मिलाएंगे। अब हम इसमें वाटर मिलाते हैं, RCC पढ़ेंगे तो कौन सा कोड यूज करेंगे, IS कोड 456, इसका 2 है 9078 और, ठीक है। तो गुप्ता एंड गुप्ता बनाएंगे तो इसके हिसाब से आपको सब चीज़ दिखेगा, ठीक है। और बाकी EAC वगैरह बनाएंगे तो 2000 के बाद ये वाला दिखेगा कोड हमको, IS कोड, ठीक। तो जब हम इस पे वाटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो पीने का पानी तो यूज़ करेंगे नहीं एकदम अच्छा, ठीक है। तो तालाब से लेके आएंगे या कहीं से लेके आएंगे, बोर से लेके आएंगे या फिर नदी से लेके आएंगे। तो जो हम पानी यूज़ करते हैं तो जो भी हम वाटर यूज़ करेंगे तो जो RCC यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या यूज़ होना है, अगर RCC में हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो RCC में हमारा रेनफोर्समेंट यूज़ होना है। अब उसमें वो रस्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है अगर ख़राब पानी होगा तो वहाँ पे, ठीक है, खराब पानी होगा तो वहाँ पे क्या होता है, रस्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो उसके लिए पानी को जब हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें सीमेंट भी है, सीमेंट में भी बहुत सारे केमिकल होते हैं, ठीक है, सीमेंट में भी बहुत सारे केमिकल होते हैं। इसमें जो भी होते हैं, जो भी कैल्शियम वगैरह होता है, तो बहुत सारा प्रॉपर्टी बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बना रहता है, ठीक है, सिलिका, एल्यूमिनियम, लाइम, ये सब चीज़ों से, आयरन, मैग्नीशियम, बहुत सारा चीज़ों से मिलके बनता है सीमेंट। अब इसमें हम लोग पानी मिलाएंगे तो सीमेंट का भी प्रॉपर्टी खत्म नहीं होना चाहिए, और RCC में हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो जो हमारा रेनफोर्समेंट है उसमें भी रस्ट नहीं आना चाहिए। तो जो वाटर यूज़ करेंगे तो उसके लिए भी क्या बोलता है, IS 456, उसके लिए भी कुछ पैरामीटर दिया गया है, ठीक है। तो वाटर का भी पैरामीटर पढ़े होंगे इन्वायरमेंट में कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर इतना होना चाहिए, उसमें आयरन की कंटेंट इतनी होनी चाहिए, उसमें ऑक्साइड की कंटेंट इतनी होनी चाहिए। तो जब हम कंक्रीट के लिए, ठीक है, जब हम RCC बना रहे हैं तो RCC के लिए जब हम कंक्रीट तैयार कर रहे हैं, तो इसको जिस वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो IS कोड 456 बोलता है कि इसके लिए जब हम वाटर यूज करेंगे तो इस वाटर में जो ऑर्गेनिक होता है, जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका जो pH वैल्यू है वो कितना से कम नहीं होना चाहिए, 6 से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 6, ठीक है। pH का वैल्यू बहुत ज़्यादा
अम्लीयता बहुत ज़्यादा वो नहीं रहना चाहिए। फिर इनऑर्गेनिक कितना रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। इनऑर्गेनिक मतलब उसमें जो सिलिका वगैरह है उसका मात्रा, उसमें जो सिलिका वगैरह है उसका मात्रा 3000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। सल्फेट, एसएससी के लिए सब इंपॉर्टेंट है। सल्फेट का कंटेंट 400 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, ये मैक्सिमम लिमिट है ना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर क्लोराइड को पूछा जाता है। क्लोराइड इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्लोराइड कंटेंट भी रहता है, ठीक है, क्लोराइड कंटेंट भी रहता है। तो अगर हमारा प्लेन कंक्रीट है तो 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम आरसीसी के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो 500 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। फिर इसी में आता है सस्पेंडेड मैटर, ये सब इन्वायरमेंट में पढ़े होंगे ना। सस्पेंडेड मैटर ये भी 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ये मैक्सिमम लिमिट है। ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग वाटर यूज़ करते हैं कंक्रीट के लिए तो उसका पीएच वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होना चाहिए। ठीक है, अब वाटर का देख लिए, अब सीमेंट का देख लेते हैं। वाटर का लिख लिए ना, ये आईएस कोड के द्वारा दिए गए 456 के द्वारा, इसमें से सबसे ज़्यादा पूछता है पीएच वैल्यू कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर सीमेंट के बारे में लिख लेते हैं। सीमेंट के बारे में लिख लीजिए, सीमेंट का भी ग्रेड होता है, ठीक है, सीमेंट का ग्रेड होता है। वाटर का लिख लिए, फिर सीमेंट का ग्रेड होता है, ग्रेड को भी पूछता है, एसएससी में सबसे ज़्यादा पूछता है। अभी तक स्टेट में ना सीमेंट का ग्रेड वगैरह कम पूछा है, लेकिन जब बहुत सारे परीक्षा हो रहा है, ठीक है, बहुत सारा परीक्षा हो रहा है तो बार बार रिपीट नहीं करते हैं सवाल को, कोशिश करते हैं कि बार बार रिपीट ना हो। तो किसी एग्ज़ाम को वो किसी अपने से बड़े एग्ज़ाम को अप्रोच करता है कि उसके हिसाब से हम लेके जाएं। जैसे कि स्टेट में जेई होता है, वो एसएससी जेई से लेवल कम रहता है, लेकिन एसएससी जेई अब हर बार परीक्षा हो रहा है तो एसएससी जेई कंटिन्यू हो रहा है। अब देखेंगे एसएससी जेई जो है ना ईएसी के पैटर्न पे धीरे धीरे जा रहा है। पेपर कथन कारण में पूछ रहा है, मल्टीपल चॉइस वाला पूछ रहा है, 1 गलत है, 2 गलत है, 1 2 3 सही है। तो वैसे ही स्टेट एग्जाम आगे लेगा ना व्यापम, तो थोड़ा थोड़ा एसएससी की तरफ हो जाएगा। ठीक है, एसएससी जो जो सवाल को लेता है, चाहे स्टेट में जो जो सवाल लिए गए हैं उसके अलावा डिफरेंट पूछने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पूछ सकता है सीमेंट के बारे में। तो सीमेंट के बारे में पूछता है कि सीमेंट के जो हमारे पास ग्रेड रहता है, ठीक है, सीमेंट का जो ग्रेड है तो उसका भी ग्रेड बना हुआ रहता है। ठीक है, उसका जो वो रहता है ना, सीमेंट का जो बोरा रहता है ना, उसमें बहुत सारा चीज़ उसका प्रॉपर्टी लिखा रहता है कि कौन सा ग्रेड का है, ओपीसी है कि नहीं है, ठीक है, और उसका डेट, उसका वेट, बहुत सारा प्रॉपर्टी लिखा रहता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह। तो उसका ग्रेड हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा ग्रेड का होता है। तो एक होता है जो हमारा ऑर्डिनरी सीमेंट के बारे में बिल्डिंग मटेरियल में देखें, पोर्टलैंड सीमेंट होता है और कौन कौन सा सीमेंट होता है। ठीक है, तो जनरली हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करते हैं, ओपीसी सीमेंट यूज़ करते हैं। तो इसका ग्रेड को पूछते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है तो इसके कौन कौन से ग्रेड होते हैं। तो इसका ग्रेड होता है 33, ठीक है, और इसके लिए आईएस कोड यूज़ करता है कौन,
बस एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का ग्रेड 33 ग्रेड का यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा आईएस कोड प्रीफर करता है, या फिर इस ग्रेड के लिए कौन सा आईएस कोड में इस ग्रेड का प्रॉपर्टी दिया गया है। तो याद रखिएगा इसके लिए आईएस कोड दिया गया है 269, आईएस कोड 269। फिर है 43, ओपीसी का ग्रेड 43, तो इसके लिए आईएस कोड दिया गया है, आईएस कोड बस याद रखिएगा, इसके लिए आईएस कोड दिया गया है ठीक है। फिर एक है आईएस कोड 53, अब इसके लिए आईएस कोड पूछा गया है, इसके लिए आईएस कोड पूछा गया है 12269। इसके अलावा बहुत सारा है, इसके अलावा बहुत सारा है जो ज़्यादा नहीं पूछा है, इन्हीं तीनों में से एक आठ पूछता है, इसी तीनों में से एक आठ पूछता है कि ये कौन कौन सा ग्रेड का है। वन टू टू 69। एट 112 है, ठीक है। उसके बाद वाटर का लिख लिए हैं, उसके बाद वाटर का लिख लिया है। फिर अब एग्रीगेट हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम लोग एग्रीगेट यूज़ करेंगे। अब देखिए एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं, तो अब हम लोग का जो स्ट्रक्चर है वो आरसीसी स्ट्रक्चर है। तो आरसीसी स्ट्रक्चर है, तो आरसीसी मतलब कि हम लोग आरसीसी का पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेनफोर्समेंट का पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे बिल्डिंग का स्लैब ढलना है, तो स्लैब ढलाना है तो उसके लिए पहले फ्रेमवर्क हो जाता है, देखें सभी लोग। फिर बीम होता है, तो बीम को पहले से बांध लेते हैं हम लोग। कॉलम है तो कॉलम को भी पहले से बांध लिया जाता है, उसका जो भी छड़ वगैरह है, सरिया वगैरह है, उसको लेकर के उसको बांध दिया जाता है। जो हमारा स्लैब ढलना है तो स्लैब का भी उसका 2 लेयर 3 लेयर में हम लोग लगा देते हैं। रेनफोर्समेंट बेन बार होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है, ऐसा ऐसा करके हम लोग उसको लगा देते हैं। तो अब हम कंक्रीट, इसमें हम एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें हम एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं, तो एग्रीगेट का भी साइज जो होता है ना वो लिमिटेड होता है, उसका एक मैक्सिमम साइज लेना होता है और एक मिनिमम साइज लेना होता है। मैक्सिमम साइज इसलिए लेना होता है कि जो हमारा बार होता है रेनफोर्समेंट, जैसे कि हम लोग स्लैब ढाल रहे हैं, तो स्लैब ढाल रहे हैं तो उसमें बार डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, देखे होंगे जनरली, चढ़ के नहीं देखे होंगे लेकिन देखे होंगे। तो उसमें जो स्पेसिंग होता है उसका भी लिमिटेड रहता है कि हम लोग मैक्सिमम इतना स्पेसिंग ही दे सकते हैं। तो उसमें मैक्सिमम स्पेसिंग देने के बाद मान के चले कि कुछ भी mm का बच्चा, मान के चले कि 15 mm 16 mm का मैक्सिमम स्पेसिंग है, जो भी mm का दिए, तो जो एग्रीगेट है उसमें फील तो होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम लोग सीमेंट को डाल रहे हैं, कंक्रीट को डाल रहे हैं तो एग्रीगेट अलग हो जा रहा है, छन जा रहा है, उसके लिए वो सीप का काम कर दे रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मिनिमम साइज की उसमें डाल रहे हैं तो वो नीचे से भी गिर जाए, ठीक है, उसको पकड़े ही ना, वो सैंड बन जाए, फाइन एग्रीगेट बन जाए। तो इसके लिए भी इसका मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज निर्धारित होता है, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो एग्रीगेट होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में जो हम एग्रीगेट यूज करते हैं, उस एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज भी निर्धारित होता है। मैक्सिमम साइज इसलिए कि इसके बीच में इसको जब हम कंक्रीट का कास्टिंग कर रहे हैं, तो कंक्रीट का कास्टिंग कर रहे हैं तो जो हमारा स्लैब है, जो हमारा स्लैब ढालना है, तो वहाँ पे जो रेनफोर्समेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अच्छे से वो आ जाए, और इतना छोटा भी नहीं करना है कि उसका स्ट्रेंथ एकदम ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है। तो इसका मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज के बारे में लिख लीजिए, ठीक है। एग्रीगेट यूज कर रहे हैं हम लोग, एग्रीगेट में कौन सा एग्रीगेट? कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। एग्रीगेट में हम लोग कोर्स एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, तो कोर्स एग्रीगेट के बारे में लिख लीजिए। The minimum size of the aggregate, the minimum size of the aggregate for slab is 20 mm। अलग से पूछा जाता है ये स्टेटमेंट अलग से पूछा जाता है, तो लिखिएगा द मिनिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट इज 20 mm
फॉर स्लैब कास्टिंग। और जैसे लार्जर स्ट्रक्चर है, जैसे कि डैम वगैरह बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, जैसे हम लोग डैम का कास्टिंग कर रहे हैं, तो डैम का कास्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे जो एग्रीगेट का जो साइज होता है ना बड़े स्ट्रक्चर में, मेजर स्ट्रक्चर्स में, तो वहाँ पे 40 mm होता है। लिख लीजिए, मेजर स्ट्रक्चर सच एज डैम, मैक्सिमम साइज, मिनिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट 40 mm। तो वहाँ पे हम लोग 40 mm मिनिमम लेंगे, उससे एकदम ज़्यादा छोटा लेने से स्ट्रेंथ हमको कम मिलेगा, ठीक है। तो 20 mm का हमको लेना होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे कि घर में आता है, ठीक है, अगर घर बनवा रहे हैं तो घर में गिट्टी आता है छोटा वाला, ठीक है, जो स्लेटी कलर का रहता है, तो बोलते हैं ना जीरा गिट्टी है करके, तो उसको अच्छा गिट्टी नहीं है मान करके जीरा गिट्टी ज़्यादा है, पतला पतला गिट्टी ज़्यादा है करके उसको रिटर्न कर देते हैं, उसमें ज़्यादा क्वांटिटी रहता है जीरा गिट्टी का, छोटा छोटा साइज़ का, तो उसको कम रेट में लिया जाता है। तो उसका भी साइज़ स्पेसिफिक होता है कि बड़ा बड़ा गिट्टी ही यूज़ करना होता है, ठीक है। तो वो हमको मिनिमम साइज़ भी स्पेसिफाइड रहता है, उसको जब भी हम बनाते हैं, जो हमारा चिप्स गिट्टी होता है, ठीक है, एग्रीगेट होता है, उसको जब बनाते हैं तो जो मशीन में वो कटता है तो वहाँ पे छोटा छोटा भी निकलता होगा, तो उसको हम लोग को नहीं काम का रहता है। तो मिनिमम 20 mm होता है, मिनिमम 20 mm छोटा जैसे स्लैब कास्टिंग करना होता है तो, और मिनिमम 40 mm किसके लिए होता है, जैसे कि डैम वगैरह बना रहे हैं बड़ा स्ट्रक्चर के लिए। अब मैक्सिमम साइज भी स्पेसिफाइड रहेगा, जैसे कि हम लोग स्लैब ढाल रहे हैं तो स्लैब ढाल रहे हैं तो स्लैब ढाल रहे हैं तो उसका स्पेसिंग तो होगा, स्पेसिंग होगा तो उसके हिसाब से उसका मैक्सिमम उसमें आ जाना चाहिए। तो क्या बोलता है ये कोड कि इसका जब हम मैक्सिमम साइज लेंगे, जैसे कि मैक्सिमम साइज लेंगे अगर हम लोग एग्रीगेट का, कोर्स एग्रीगेट का, तो जो भी हमारा स्लैब का थिकनेस रहेगा, जो भी हमारा स्लैब का थिकनेस रहेगा उसका 1/4 ऑफ द स्लैब थिकनेस, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, 1/4 ऑफ द स्लैब थिकनेस, ठीक है। जैसे कि हमारा जो स्लैब है, जो हमारा स्लैब है, घर का जो स्लैब बना रहे हैं, मान के चलिए कि 120 mm का है, ठीक है, 120 mm का है, 120 mm का है, मान के चलिए कि 12 सेंटीमीटर का है, इतना बड़ा है, 12 सेंटीमीटर लगभग, इतना ही लगभग आएगा, ठीक है, इतना बड़ा का कर रहे हैं, तो आपका जो मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट कितना हो जाएगा, जो भी हमारा स्लैब का जो थिकनेस है उसका 1/4 होना चाहिए। ठीक है, एग्रीगेट के बारे में भी लिख लिया। अब देखिए, स्लैब का थिकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, स्लैब का थिकनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्लैब का थिकनेस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि बड़ा स्ट्रक्चर है तो स्लैब का थिकनेस मान के चले कि बहुत ज़्यादा है, मान के चले कि 500 mm का है, ठीक है, स्लैब का थिकनेस हमारा कितना हो गया, 500 mm का हो गया, तो इसका 1/4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 125 mm। तो मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट कितना हो जाएगा, 125 mm, उतना ही होगा। मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट कितना हो जाएगा, 125 mm, मतलब कि 12 सेंटीमीटर। तो इतना बड़ा बड़ा साइज का हो गया एग्रीगेट, तो उतना बड़ा साइज का हम लोग एग्रीगेट तो ले नहीं सकते, हमको कितना लेना है, ये कंडीशन भी फुलफिल करना है, लेकिन ये कंडीशन भी फुलफिल करना है कि जब हम स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे जो रेनफोर्समेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर आ जाना चाहिए। 120 mm तो मैक्सिमम डिस्टेंस, अगर हमारा जो मैक्सिमम स्पेसिंग है वो 120 नहीं है तो उसमें तो एग्रीगेट आएगा ही नहीं, फिर वो तो छन छन के बाहर हो जाएगा। तो उसके लिए भी IS कोड क्या बोलता है कि जो मैक्सिमम स्पेसिंग होता है 1/4 ऑफ द स्लैब थिकनेस के साथ साथ, 1/4 ऑफ द स्लैब थिकनेस तो है ही, लेकिन क्या बोलता है कि जो रेनफोर्समेंट का जो स्पेसिंग है, रेनफोर्समेंट का जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट जो भी है, ठीक है, जो भी रेनफोर्समेंट का स्पेसिंग है उसमें से -5 mm हमको लेना है, -5 mm, उससे 5 mm हमको कम लेना है ताकि वो उस पर फिट हो जाए। ठीक है ना, 5 mm कम लेंगे तभी वो उस पर इम्बेड होगा, नहीं तो वो अलग से छन के बाहर हो जाएगा।
अब इनका देख लिए ना, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे सैंड को, ठीक है, इसके बारे में अलग से प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये बड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि इन सब चीज़ों को, इन तीनों को मिला करके हम कंक्रीट बना लिए, इन तीनों को मिला करके हम कंक्रीट बना लिए। यहाँ तक लिख लिया ना, धीरे धीरे समझते हुए चलिएगा तब चीज़ें याद रहेगा। ये कोड और याद नहीं रहेगा तो धीरे धीरे क्वेश्चंस बनाएंगे ना तो याद हो जाएगा, अलग से वो रटाएगा नहीं, ठीक है। टाइम लगता है सब चीज़ों को याद करने में, लेकिन ये सब चीज़ें क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेगा तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। SSC का बनाइएगा। अब हम कंक्रीट बना दिए, ठीक है। अब हम कंक्रीट बना देंगे, तो कंक्रीट बना दिए तो इसका भी एक स्ट्रेंथ रहता है, ठीक है, इसका भी एक स्ट्रेंथ रहता है। जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो हमको अलग अलग वो चाहिए रहता है, अलग अलग स्ट्रेंथ चाहिए रहता है, ठीक है। सब जगह पे बराबर स्ट्रेंथ का बना नहीं सकते। जैसे कि हम लोग रोड ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है, तो डिवाइडर बना दिए, तो उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा, कब उसमें कार टकरा जाए, कब उसमें ट्रक टकरा जाए, ठीक है। तो वहाँ पे हमको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट चाहिए रहेगा। फिर वहीं पे मान के चले कि हम लोग कुआं वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, वहीं पे हम लोग कुआं बना रहे हैं तो कुआं में बहुत ज़्यादा लोड आना नहीं है, ठीक है। या फिर नाली बना रहे हैं तो नाली में भी बहुत ज़्यादा लोड नहीं आएगा, उसमें जो भी पानी बहेगा उसी का लोड आना है, तो वहाँ पे भी एक डिजायर्ड स्ट्रेंथ हमको गिवन रहेगा, उस डिजायर्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से हम बनाएंगे। तो जो भी हम कंक्रीट बनाते हैं, ठीक है, तो जब भी हम कंक्रीट बनाते हैं तो हमको एक स्ट्रेंथ पता होता है कि हम पर्टिकुलर इस स्ट्रक्चर के लिए बना रहे हैं और यहाँ पे इतना लोड आने वाला है। डैम डिजाइन कर रहे हैं तो डैम डिजाइन के लिए पता होता है कि हम इतना पानी का लोड आएगा, ठीक है। जैसे कि हम डैम डिजाइन कर रहे हैं तो डैम डिजाइन कर रहे हैं तो हमको पता होता है कि इस पे पानी का लोड कितना आने वाला है। पानी का लोड धीरे धीरे बढ़ेगा ना, ये ρg(h) होता है ना, जो भी न्यूटन पर mm स्क्वायर रहता है, तो उसके हिसाब से पता होता है कि यहाँ पे कितना बेंडिंग मोमेंट आना है, कितना लोड आना है, तो उतना लोड के हिसाब से, उतना लोड को कैरी कर पाए इतना मोटा हमको कंक्रीट देना होता है और उसके हिसाब से हमको कंक्रीट बनाना रहता है, ठीक है। और पानी सीपेज वीपेज भी ना करे। तो इन सब चीज़ों को, इन सब क्राइटेरिया को फिल करने के लिए हम लोग अपना पैसा भी बचाना होता है स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो उसके हिसाब से कंक्रीट को हम लोग ग्रेड डिसाइड कर देते हैं, कंक्रीट का हम लोग ग्रेड बनाते हैं, ठीक है। कंक्रीट का हम लोग क्या बनाते हैं, ग्रेड बनाते हैं, ठीक है, जिसमें उसका डिजायर स्ट्रेंथ होता है, जो कि जनरली M5 ग्रेड का होता है, M20 एक लाइन से लिख लेते हैं, M7.5, M10, M15, M20, M25, फिर M25 से लेकर के ठीक है। इसके बाद चलिए मैं लिखेंगे कुछ चीज़ें और है, ठीक है। अब हम लोग कंक्रीट बना रहे हैं, ठीक है, कंक्रीट बना रहे हैं तो हमको डिजायर स्ट्रेंथ पता होता है कितना स्ट्रेंथ का बनाना होता है, उसके हिसाब से हम M5, M7.5, M इतना के हिसाब से हम बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो M होता है वो मिक्स डिज़ाइन को बताता है, ठीक है, वो हमारा मिक्स डिज़ाइन को बताता है। और यहाँ पे जो ग्रेड्स हैं, ये जो ग्रेड्स हैं, इन ग्रेड्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। स्टैंडर्ड ग्रेड होता है, फिर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है, फिर ऑर्डिनरी ग्रेड होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी ग्रेड, फिर हाई स्टैंडर्ड ग्रेड, ठीक है। तो जब हम कंक्रीट बना रहे हैं तो हमको एक स्ट्रेंथ पता होता है, एक स्ट्रेंथ पता रहता है, उस स्ट्रेंथ को हम लोग अचीव करने के लिए उसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, उसको डिज़ाइन करते हैं। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास दो टाइप का डिज़ाइन होता है, एक होता है मिक्स डिज़ाइन होता है, ठीक है, एक होता है मिक्स डिज़ाइन और एक होता है नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन, एक होता है नॉमिनल डिज़ाइन, ठीक है, एक होता है मिक्स डिज़ाइन और एक होता है नॉमिनल डिज़ाइन, एक होता है मिक्स डिज़ाइन और एक होता है नॉमिनल डिज़ाइन। नॉमिनल मिक्स डिज़ाइन कंक्रीट और नॉमिनल मिक्स कंक्रीट और एक होता है डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट, एक होता है नॉमिनल मिक्स कंक्रीट और एक होता है डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट, एक होता है नॉमिनल मिक्स कंक्रीट, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट और एक होता है डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट, ठीक है, एक होता है नॉमिनल मिक्स कंक्रीट और एक होता है डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट। तो देखिए हम लोग ना यहाँ तक आते हैं, यहाँ से यहाँ तक आते हैं M5 से M25 तक,
तो वहाँ तक हम लोग का ना नॉमिनल मिक्स कंक्रीट हम लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ तक हम लोग नॉमिनल मिक्स कंक्रीट हम अचीव कर सकते हैं। कैसे? इसका रेशियो के हिसाब से कि कितना इसका स्ट्रेंथ हमको पता होता है, इसका स्ट्रेंथ हमको पता होता है, इसका स्ट्रेंथ पता होता है। तो सबका अलग अलग टेस्ट होता है, सीमेंट का अलग टेस्ट होता है, एग्रीगेट का अलग टेस्ट होता है। तो ठीक है, और उसको अच्छे से मिक्स करने के लिए जो गैप वगैरह फिल होना है, ठीक है, सीमेंट और एग्रीगेट को फिल करना है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सीमेंट हम ले लेंगे तो। ठीक है, तो कॉस्ट को भी बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें छोटा छोटा सेंड कर देते हैं। उसका काम यही रहता है कि उसका कॉस्ट को बढ़ाता है और गैप को फिल करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो। तो मेन काम क्या होता है सीमेंट का और एग्रीगेट का। तो सीमेंट और एग्रीगेट बना रहे तो इसका स्ट्रेंथ हमको पता होता है और इसका स्ट्रेंथ पता होता है। तो हम कितना कितना मिलाएं कि इस स्ट्रेंथ तक हम लोग पहुंच जाए। तो यहाँ पे जो M5 लिखा है, M5 का मतलब होता है कि मिक्स। ठीक है, M5 का होता है कि मिक्स डिजाइन, और इसका मतलब होता है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आगे पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज। 28 दिन के बाद कंक्रीट का स्ट्रेंथ को बताता है। ये किस में बताता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, जब हम लोग कंक्रीट बना रहे हैं तो M5 बोल दिया, M7.5 बोल दिया, M10 बोल दिया, तो ये मिक्स डिजाइन को बताता है और ये बताता है उसका स्ट्रेंथ को। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कितना कितना रेशियो हम लोग मिलाएं तो M5 मिलेगा, कितना रेशियो मिलाए कि 7.5 मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा स्ट्रेंथ सीमेंट का रहता है। ठीक है, सीमेंट का भी स्ट्रेंथ अच्छा खासा देता है। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कैसे इसको याद रखना है। इसको लिख लिए हैं। ठीक है, तो देखिएगा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। तो 5 वाले में देखिएगा, यहाँ पे 5 लिखिएगा और यहाँ पे जस्ट डबल। ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ पे डबल, इसको 1। ठीक है, 1 का 5 गुना सैंड, फिर ये। ठीक है, फिर एक एक कम करते जाइए। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, 4, 3, 2, फिर यहाँ पे 1.5, फिर वहाँ पे 1। ठीक है, सैंड का याद रखिएगा 5, 4, 3, 2 और 1.5 और 1। यहाँ पे जस्ट उसका डबल। ठीक है, और यहाँ पे 1, 1। तो यहाँ से आपका M25 से M5 से लेकर के M25 तक का क्या रेशियो में होता है, जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। 5 से चालू होता है। ठीक है, 5 से चालू होता है, ग्रेड को याद रखिएगा, 5, 4, 3 और 1.5 और 1। फिर उधर वाला जस्ट उसका डबल होता है, उधर वाला उसका जस्ट डबल होता है। अब देखिए, अब हम लोग इसके ऊपर जस्ट जाते हैं। अब हमको M30 चाहिए। M30 चाहिए तो ये सब क्या हो गया, नॉमिनल मिक्स हो गया। ये सब क्या हो गया, नॉमिनल मिक्स हो गया। जनरली हमको जनरल लोकल काम मन, ठीक है, जो हमारा लोकल काम है, प्लांट का बात नहीं कर रहा हूँ, घर साइड देखेंगे जो लोकल काम होता है घर वगैरह का, M20 M25 यूज़ करते हैं घर बनवाने के लिए। अगर आप ठेकेदारी करवा रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट का काम करवा रहे हैं, तो आप एक 12 का जाने दो, एक 15 का जाने दो, उसका कोई लिमिट ही नहीं रहता है। ठीक है, तो वो अलग ही चलता है। तो उसका एक स्ट्रेंथ होता है, उतना के हिसाब से हमको बनाना रहता है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर जाएंगे, जैसे ही हम इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन मिक्स करना पड़ेगा। यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन मिक्स करना पड़ेगा। अब डिज़ाइन मिक्स करने के लिए क्या होता है, जो सैंड है ना, अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप का पाया जाता है। हमारे एरिया में अलग, पूरे मतलब कि पूरे हमारा जो रीजन है ना, उसको अलग अलग रीजन में बांटा गया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। ठीक है, तो उसके हिसाब से किस जोन में कहाँ पे किस टाइप का सैंड पाया जाता है। ठीक है, अलग अलग नदी में देखेंगे अलग अलग टाइप का आपको सैंड दिखेगा। तो हर जोन के हिसाब से उसका सैंड निर्धारित रहता है कि यहाँ पे इस टाइप का सैंड पाया जाता है, और हर टाइप का सैंड का एक अपना प्रॉपर्टी होता है, उसके हिसाब से उसका अपना स्ट्रेंथ रहता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से किस जोन का है तो कितना सैंड लेना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमको एग्रीगेट लेना होता है और उसके हिसाब से हमको सीमेंट लेना होता है। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या पता होता है, इसमें हमको पता होता है कि हमको इतना स्ट्रेंथ लाना है, हमको इतना स्ट्रेंथ लाना है। उसके बाद फिर हमारा एक फार्मूला होता है। ठीक है, उस फार्मूले में हम लोग फिट करते हैं, उस फार्मूले में हम लोग फिट करते हैं कि किस जोन का सैंड है तो वहाँ पे हमको कितना सैंड चाहिए, कितना सीमेंट चाहिए और कितना
एग्रीगेट चाहिए, ठीक है। इसकी मात्रा को कांस्टेंट रखने, इसके रिस्पेक्ट में हमको देखना होता है कि अगर एक ये ले रहे हैं तो इसको कितना लेना पड़ेगा और इसको कितना लेना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग मिक्स डिजाइन करते हैं, ठीक है। उसके लिए ये फाइंड होता है कि कौन से रीजन से हमारा सैंड आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो डिजाइन होता है वो मिक्स डिजाइन होता है, उसके बाद होता है हमारा मिक्स डिजाइन होता है। लिख लीजिए यहाँ तक। लिख लिए क्या? ठीक है। अब इसका भी ना अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। इन दोनों को बोला जाता है लीन कंक्रीट, इसको बोला जाता है लीन कंक्रीट, लिख लीजिएगा, अलग से पूछा जाता है। फिर M10 से लेकर के M20 तक, M10 से लेकर के M20 तक, ये M10 से लेकर के M20 तक, ठीक है। M10 से लेकर के M20 तक, इसको बोला जाता है ऑर्डिनरी कंक्रीट। इसमें ऐसा पूछा जाता है कि ऑर्डिनरी कंक्रीट टोटल कितने हैं, या फिर कहाँ से चालू होता है और कहाँ पे खत्म होता है। तो कहाँ से चालू होता है? M10 से चालू होता है और कहाँ पे खत्म होता है? M20 पे खत्म होता है। और टोटल कितने ऑर्डिनरी कंक्रीट है? 3, ठीक है। उसके बाद पूछता है कि स्टैंडर्ड कंक्रीट, उसके बाद पूछता है स्टैंडर्ड कंक्रीट। तो स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है M25 से लेकर के M55 तक। स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है, स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है M25 से लेकर के M65 तक। लिख लीजिए इसको आगे करके, M25 से लेकर के M55 तक, सॉरी M55 तक, वहाँ पे होता है ऑर्डिनरी कंक्रीट। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट कहाँ से चालू होता है? M25 पे। कहाँ पे खत्म होता है? M55 पे। पूछा जाता है कि कितने नंबर्स ऑफ स्टैंडर्ड कंक्रीट हैं, तो कितने नंबर्स हो गए? 8। याद रखिएगा, याद रहेगा, जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा। जो क्वेश्चंस बनाया होगा उसको याद होगा, जो क्वेश्चंस नहीं बनाया होगा वो जोड़ लीजिएगा। और पूछता है कि नंबर ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट्स कितने हैं एज पर IS कोड 456। तो नंबर ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट कितने? इतने हैं, ठीक है। अब पहले वाला जो कोड था ना, पहले वाला जो कोड था वो ऑर्डिनरी कंक्रीट में 25 कोड लेता था, लेकिन जो हमारा रिवाइज 2000 में आया तो वो M20 तक लेने लगा। फिर M25 को स्टैंडर्ड में वो शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो हम लोग इस कोड को फॉलो कर रहे हैं, इस कोड के हिसाब से पूछा जाता है। तो M20 तक ऑर्डिनरी, फिर M25 से स्टैंडर्ड। लेकिन पुराने वाले कोड में वो जस्ट ये हो जाता है, M25 तक ऑर्डिनरी होता है, फिर 25 से ज़्यादा स्टैंडर्ड होता है। हाँ, M55 को तो हाई स्टैंड में लेते हैं, स्टैंडर्ड M50 तक है। नहीं, M55 तक है, M60 से है, M60 से। अच्छा, एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूँ। सर M50 दिखा रहे हैं। अच्छा, हाँ, M60 तक, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिएगा, M25 से लेकर के M60 तक, ठीक है। स्टैंडर्ड कंक्रीट हो गया। देखिए, ये 3-4 चीज में अंतर समझे ना। नॉमिनल मिक्स डिजाइन अलग है, ऑर्डिनरी कंक्रीट, हाई स्टैंड कंक्रीट और हाई स्टैंडर्ड कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ये अलग चीज़ है। कंक्रीट पढ़े, कंक्रीट किन चीज़ों से मिलकर बना है? सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। एडमिक्सचर का मतलब यूज होता है तो एडमिक्सचर, ठीक है। सीमेंट का प्रॉपर्टी हम लोग सीमेंट में पढ़ेंगे, सैंड का प्रॉपर्टी सैंड में पढ़ेंगे, एग्रीगेट का प्रॉपर्टी एग्रीगेट में पढ़ेंगे। लेकिन जो बेसिक है IS कोड क्या क्या चीज़ों को फॉलो करता है वो चीज़ें हमको देखना है। अब इनको मिक्स करने के लिए हम लोग सबसे पहले वाटर मिलाते हैं,
तो वाटर मिलाते हैं तो वाटर का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, वाटर का क्वालिटी होना चाहिए कि उसका पीएच का वैल्यू है वो 6 से कम नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आया हुआ है, उसका पीएच का वैल्यू 6 से कम नहीं होना चाहिए, उसमें ऑर्गेनिक मैटर का वैल्यू 200 से कम नहीं होना चाहिए, 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसमें जो क्लोराइड यूज हो रहा है, हम पीसीसी यूज कर रहे हैं तो 2000, आरसीसी यूज कर रहे हैं तो 500, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाकी 2-3 चीज लिखें, कम इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है। सस्पेंडेड सॉलिड और सिलिका ये 2000 है, इसको याद रखिएगा। सस्पेंडेड सॉलिड और सिलिका 2000 है, याद रखिएगा, ठीक है। उसमें एक यूज सल्फेट, सल्फेट लिखे हैं क्या, वो 400 होता है, ठीक है, सल्फेट 400 होता है, तो याद रखिएगा इन वैल्यूज को, ठीक है। कितना अगर हम लोग क्लोराइड कंटेंट कितना, पीसीसी है तो 2000, आरसीसी है तो 500, ठीक है। उसके बाद सल्फेट कितना 400, सल्फेट कितना 400, ठीक है। इनऑर्गेनिक और सस्पेंडेड सॉलिड 2000 और इनऑर्गेनिक 3000 और सस्पेंडेड सॉलिड 2000, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जाता है सवाल कितना कितना होता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसका, ठीक है। और एसएससी में पूछा गया है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का आईएस ग्रेड 33 यूज करते हैं तो उसके लिए कौन सा आईएस कोड प्रीफर करना है, तो आईएस कोड कौन सा 269, ठीक है। दो तो लगे हाथ 2-3 और याद रखिएगा क्योंकि कभी पूछ सकता है, एक आध का पूछा है, ठीक। फिर एग्रीगेट हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसका मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज निर्धारित है। अगर हम लोग नॉर्मली यूज कर रहे हैं, छोटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो मिनिमम साइज कितना 20 mm, और हम लोग जैसे कि बड़ा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं जैसे डैम तो 40 mm, उसके बाद 40 mm। फिर जब हम लोग का जो मैक्सिमम साइज होता है वो भी निर्धारित होता है, मैक्सिमम साइज कितना लेना होता है, जो हम लोग का स्लैब थिकनेस है उसका 1/4, जो स्लैब थिकनेस है उसका 1/4। अगर स्लैब थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, जो हमारा रेनफोर्समेंट है तो उसका जो भी डिस्टेंस है, जो भी क्लियर स्पेसिंग है उसके बीच का जो भी डिस्टेंस है उसमें 5 mm हम लोग एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, तो 5 mm कम रहना चाहिए, जो भी हमारा स्पेसिंग है उससे 5 mm, ताकि वो उसमें से अच्छे से फिल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा कंक्रीट और इसका प्रॉपर्टी। अब कंक्रीट हम लोग को बनाना है, तो कंक्रीट हमको बनाना होता है तो एक डिजायर्ड स्ट्रेंथ होता है, उस स्ट्रेंथ को अचीव करना है तो उसके हिसाब से हमारा ग्रेड बटा हुआ M5 से लेकर के M80 तक जाता है, ठीक है। M5 से लेकर के वो M80 तक जाता है, जिसमें अलग अलग इसको बनाया जाता है। M25 तक क्या होता है, नॉमिनल मिक्स होता है, जनरली हम लोग मिला सकते हैं जो भी स्ट्रेंथ होता है, लेकिन उसके बाद हमको स्ट्रेंथ अचीव करना होता है M30 या M35, तो डिजाइन मिक्स कंक्रीट करते हैं। इसके लिए प्लांट का आवश्यकता होता है, बैचिंग करते हैं वहाँ पे, ठीक है, बैचिंग करते हैं, वॉल्यूम बैचिंग होता है, वेट बैचिंग होता है, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे या फिर उसमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़े होंगे, वॉल्यूम बैचिंग और वेट बैचिंग, कितना कितना क्वांटिटी में उसको मिलाना है, ठीक है। उसमें क्वांटिटी निर्भर करता है, कितना कितना क्वांटिटी में मिलाना है उसके हिसाब से हमको करना है। तो ये M25 से जैसे जाते हैं हम लोग डिजाइन मिक्स कंक्रीट पे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट है, कितने नंबर ऑफ स्टैंडर्ड कंक्रीट है, या फिर कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ज़्यादातर सवाल पूछा गया कि ऑर्डिनरी कंक्रीट कहाँ तक होता है, M20 तक होता है, या फिर M20 को कौन सा ग्रेड में लिया गया है, ऑर्डिनरी ग्रेड, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद हाई स्ट्रेंथ, ठीक है। और एक आध बार पूछा गया है कि जो हमारा हाई स्टैंड ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितने नंबर्स हैं, तो M25 से लेकर के M60 तक कितने नंबर्स होते हैं, उसमें नंबर पूछा गया है तो 8। तो बाकी क्या क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है M25 किस ग्रेड में है या फिर M60 किस ग्रेड में है। तो कंक्रीट से ऐसा चीज़ें आने वाला है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि कंक्रीट हम बना लिए हैं, ठीक है। अब कंक्रीट हम बना लिए हैं तो कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। अब हम लोग कंक्रीट बना लिए तो कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है उसको भी मेजर करना होता है। ये वाला कितना दिन का है, ये वाला जो बताता है वो 28 डेज का है, ठीक है। ये जो M25 में जो 5 है वो 5 क्या बताता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है वो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में, उसके पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके पहले हम देख लेते हैं कि जो उसका स्ट्रेंथ है वो कितना कितना % अचीव हो जाता है। एसएससी में बहुत बार पूछा गया है स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। वैसा ही आप स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट देखेंगे वो लूज करता है, ठीक है। 1 महीना में इतना स्ट्रेंथ लूज करता है, 2 महीना में इतना लूज करता है, 3 महीना में इतना लूज करता है। वो आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको एसएससी में दिख जाएगा सीमेंट वाले चैप्टर में, ठीक है। और ये समय के साथ ये गेन करता है, समय के साथ ये गेन करता है, ठीक है। समय के साथ ये गेन करता है तो 1 दिन में कितना होता है, 3 दिन में कितना होता है, और 7 दिन में कितना होता है, 14 दिन में कितना % गेन करता है, और 28 दिन में कितना % गेन करता है, ठीक है।
तो इसका एक दिन का जो स्ट्रेंथ है वो 16% गेन कर लेता है, जो भी उसका स्ट्रेंथ है। मान के चलिए कि M20 ले लिए, तो M20 ले लिए तो एक दिन का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा इसका 16%, कितना 3.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अगर 3 दिन का बात करें तो ये कितना 40%। ठीक है, तो 20 का 40% कितना हो जाएगा 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, 7 डेज स्ट्रेंथ पूछता है तो ये कितना हो जाता है 65। ठीक है, 2/3 होता है। ठीक है, 2/3 होता है ऑफ FCK। ठीक है, तो ये जनरली ऑप्शन में आपको 65 दिखेगा, तो 65 में आप टिक कर लीजिएगा 65%। और इसको निकाला जाता है जनरली 20 × 2/3 इतना परसेंट, तो कितना हो जाएगा ये 40 / 3 13 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, 40 / 3 13 7 कुछ आएगा 7 13 7 91 13.7 लगभग, कम 13। चलिए ठीक है। फिर 14 डेज में पूछा जाता है, तो 14 डेज में 90% ये अचीव कर लेता है। ठीक है, 90% कितना हो जाएगा इसका 18 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर है तो 28 दिन में पूछता है कि 28 दिन में ये अपना 100% स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है, तो नहीं करता है। 28 दिन में कितना परसेंट तक ये जाता है मैक्सिमम से मैक्सिमम 90%। फिर उसके बाद वो अल्टीमेट समय के साथ उसका स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। जितना पुराना घर है उसको काटने में उतना ही समय लगता है। उसको अगर उस पर आप डोजर वगैरह चलवा रहे हैं, उसको गिरा रहे हैं, तो जितना ज़्यादा पुराना बिल्डिंग होगा उसका उतना स्ट्रेंथ होगा। धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ को समय बाय समय वो धीरे धीरे गेन करते रहता है। ठीक है, 100% से भी वो आगे चले जाता है। ठीक है, वो 100% से भी आगे चले जाता है समय के साथ, वो पत्थर बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका पूछा जाता है। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा जाता है, ये कोई भी जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि 7 डेज का स्ट्रेंथ और 28 डेज का स्ट्रेंथ, इसका रेशियो को बताइए कि कितना होता है। ये बहुत बार आपको दिखेगा, तो ये याद रखिएगा, फिर उसके हिसाब से आप रेशियो निकाल लीजिएगा कि कितना कितना परसेंट है। ठीक है, तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ ये पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब कंक्रीट का स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं उसको देख लीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट ये तो हो गया, इतना आना है ये तो हो गया, लेकिन अब उसको टेस्ट के द्वारा ही मेजर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इसका टेस्ट लिख लीजिए, टेस्ट ऑफ द कंक्रीट। कौन कौन सा हम लोग टेस्ट करते हैं, टेस्ट ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अब आप एज ए इंजीनियर काम कर रहे हैं तो ठेकेदार बना रहा है कोई भी, ठीक है, जैसे ब्रिज निर्माण कर रहा है या रोड बना रहा है या फिर पुलिया बना रहा है या फिर कुछ भी बना रहा है, तो आपको तो स्ट्रेंथ पता है कि भाई आप अपना जो भी आप DPR बनाया हो उसमें आपको पता होता है कि इतना स्ट्रेंथ का हमको चाहिए, तो उतना स्ट्रेंथ का हमको चाहिए, तो उसके लिए आप निर्धारित किए रहते हैं। कोई भी अगर आप नक्शा देखेंगे, कोई भी काम पास होता है तो उसमें नीचे लिखा रहता है कि M30 M20, अगर देखे होंगे तो, नहीं देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे में यहाँ पे मटेरियल का जो स्पेसिफिकेशन है वो लिखा रहता है कि इतना mm का बार होगा, इतना ग्रेड का कंक्रीट यूज़ होगा, ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखा रहता है। तो उस ग्रेड का कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं तो आपको टेस्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ये कॉलेज में भी करे होंगे सभी लोग। कैसे करते हैं, सबसे पहले जिस ग्रेड का कंक्रीट बनाना होता है उस रेशियो में हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि मान के चले कि M20 ग्रेड हमको बनाना है, तो M20 ग्रेड बनाना होता है उसके हिसाब से 1:1.5:3। तो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट ये इस रेशियो में हम लोग ले लेते हैं। फिर इस पे सीमेंट का कुछ कंसिस्टेंसी पहले निकाले रहते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग उसमें वाटर ऐड करते हैं। उसके हिसाब से हम लोग वाटर ऐड करते हैं 33% लगभग, सीमेंट जितना लेते हैं उसका 23 से 33% के बीच में हमको लेना होता है। तो कंसिस्टेंसी हम लोग को पता होता है सीमेंट का, फिर वाटर ऐड मिक्सर करके हम लोग ये बना देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे पास क्यूब होता है, ठीक है, एक हमारे पास क्यूब होता है जिसका क्या साइज होता है सभी लोगों को पता होगा। एक क्यूब लेते हैं 150 क्रॉस 150 का हम लोग के पास क्यूब रहता है। वहीं पे हम लोग सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, तो कौन सा क्यूब लेते हैं 76, ठीक है, 76 mm का, ठीक है, 7.6 सेंटीमीटर का। तो ये कितना लेते हैं 150 mm क्रॉस 150 mm क्रॉस 150 mm का एक
क्यूब लेते हैं। ठीक है, इस क्यूब में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कंक्रीट बनाते हैं, फिर उसको 3 लेयर में फिल करते हैं। ठीक है, 3 लेयर में फिल करते हैं, जिसमें हम लोग 16-16 बार टैंपिंग करते हैं। वो सब प्रोसीजर होता है। ठीक है, जिससे हम लोग को डिजायर्ड जो स्ट्रेंथ है वो मिले। ठीक, फिर 150, इसमें ये पूछा जाता है कि सीमेंट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो उसके लिए क्यूब लेते हैं, तो उस क्यूब का क्या साइज होना चाहिए, तो 150 mm क्रॉस 150 mm क्रॉस 150 mm का हमारा क्यूब होता है। अब क्यूब हुआ, अब इस क्यूब में हम लोग क्या करते हैं, 3 लेयर में हम लोग फिल करते हैं। ठीक है, 3 लेयर में हम लोग कॉन्क्रीट फिल करते हैं, 3 लेयर में कॉन्क्रीट फिल करते हैं। हर लेयर में हम लोग को कुछ 16 टैंपिंग देना रहता है। ठीक है, तो 3 लेयर में कॉन्क्रीट फिल करते हैं। फिर 3 लेयर में कॉन्क्रीट फिल करने के बाद, ठीक है, 3 लेयर में हम कंक्रीट फिल करते हैं। तो 3 लेयर में जब हम कंक्रीट फिल किए, उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको एक टेस्ट करना है। एक टेस्ट करना है तो मिनिमम हमको कितना क्यूब लेना होता है, 3 क्यूब लेना होता है। ठीक है, एक टेस्ट करना है तो एक टेस्ट के लिए हम लोग को कितना क्यूब रहना है, 3। ठीक है, तो मान के चलिए कि आपको 7 डेज टेस्ट करना है, 14 डेज टेस्ट करना है और 28 डेज टेस्ट करना है। तो आपको कितना क्यूब निर्माण चाहिए रहेगा, 9। 3 इसके लिए, 3 क्यूब इसके लिए और 3 क्यूब इसके लिए, टोटल 3 चाहिए रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि क्यूब लिए, ठीक है, क्यूब लिए, क्यूब को फिर क्या करते हैं हम लोग, एक दिन के लिए उसको एयर में छोड़ देते हैं, खुले एयर में छोड़ देते हैं पहला दिन। ठीक है, तो उसका जो भी इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, इनिशियल स्ट्रेंथ 30 मिनट में चालू हो जाता है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे में चालू हो जाता है। तो 24 घंटा में हम लोग मान के चलते हैं कि सीमेंट को जितना सेट होना है वो अब हो गया, अब उसको सूखना है बस, उसको अब उसमें से जो भी मॉइस्चर है वो खत्म होना है। ठीक है, तो उसको अब क्या किए हम लोग, एक दिन के बाद, एक दिन हम लोग किस में रखे, एयर में रखे, 1 डे किस में रखे हम लोग, एयर में रखे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, एक दिन के बाद 24 आवर के बाद इसको हम लोग किस में डाल देते हैं, वाटर में डाल देते हैं। इसको हम लोग किस में डाल देते हैं, वाटर में डाल देते हैं। ठीक है, अब वाटर में हमारे पास कितने क्यूब हैं, 3 क्यूब इसके लिए, 3 क्यूब इसके लिए, 3 क्यूब इसके लिए। अब हमको 7 डेज टेस्ट करना है, 7 डेज टेस्ट करना है। तो 3 क्यूब 7 दिन के बाद हम लोग गए, 3 क्यूब उठाए और 7 डेज हम लोग टेस्ट कर लिए। ठीक है, 3 क्यूब उठाए, 7 डेज टेस्ट कर लिए। ठीक है, और टेस्ट को कैसे करते हैं, यूटीएम मशीन होता है हमारे पास। ठीक है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होता है। अब हमारे पास यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होता है, यूटीएम मशीन होता है। उस यूटीएम मशीन में क्या करते हैं हम लोग, क्यूब को फिट करते हैं। मशीन का फोटो सभी लोग देखे होंगे, ऐसा रहता है, यहाँ पे उसका प्लेटफॉर्म रहता है, यहाँ पे रखते हैं और ऊपर से हमारा क्या लगता है, लोड लगता है, ऊपर से हमारा लोड रखता है। ठीक है, धीरे धीरे इस लोड को रखते हैं और फिर ये क्या होता है, ये किसी पर्टिकुलर लोड के बाद ये क्रैक होना चालू हो जाता है, या फिर क्या होता है, यहाँ पे एक गेज लगा होता है। ठीक है, गेज धीरे धीरे बढ़ता है, गेज धीरे धीरे बढ़ता है। उसके बाद जैसे ये फेल होता है, गेज अपने जगह पे वापस आ जाता है, एकदम लोड उस पर एकदम कम लगा रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग मान जाते हैं कि अब हमारा कंक्रीट फेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकलता है, लोड निकलता है। यहाँ से हमारा क्या निकलता है, लोड निकलता है। अब हमको यहाँ पे स्ट्रेंथ चाहिए रहता है, स्ट्रेंथ चाहिए रहता है, तो क्या करते हैं हम लोग, लोड अपॉन एरिया कर देते हैं, लोड अपॉन एरिया कर देते हैं। कौन सा एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया। तो क्यूब का सरफेस एरिया हमको कितना मिलेगा, क्यूब का सरफेस एरिया हमको कितना मिल रहा होगा, ये वाला मिल रहा होगा। ये वाला स्ट्रेंथ कितना है, 150 mm और ये वाला कितना है, 150 mm। ठीक है, तो 150 mm और 150 mm का एरिया मिलेगा, तो जो भी लोड डिवाइडेड बाय एरिया कर देंगे तो हमको उसको स्ट्रेंथ मिल जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस के टर्म्स में। तो 7 दिन का कर लिए, 28 दिन 14 दिन का कर लिया हम लोग, 28 दिन का कर लिए। प्रोसीजर सेम है, टेस्ट को करने का प्रोसीजर जो है वो है सेम। ठीक, अब इसके बाद बात आता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमको लेना रहता है। ठीक है, इसका हमको क्या लेना रहता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लेना होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या किए, हम लोग के पास मान के चलिए कि यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब लेना रहता है, कितना, 3, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब हमको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मान के चलिए कि हम लोग क्या किए, 100 क्यूब लिए, हम लोग क्या किए, 100 क्यूब लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, 100 क्यूब लिए। तो 100 क्यूब लिए, तो 100 क्यूब का जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, किसी का 18 आया, किसी का 18.1 आया, किसी का 18.2 आया, किसी का 20 आया, किसी का 21 आया। ठीक है, ऐसा कर करके हम लोग 100 लिए, जो कि इसी के आसपास हमारा घूम रहा है। ठीक है, इसी के आसपास घूम रहा है। तो अब हम लोग 100 क्यूब लिए, तो अब हम लोग 100 क्यूब ले लिए। ठीक है, अब इस 100 क्यूब में हम लोग देखें
इस 100 क्यूब में हम लोग देखिए कि जो 5 क्यूब है, ठीक है, 5 क्यूब है, तो 5 क्यूब का जो स्ट्रेंथ है वो 18.1 से कम है, और 95 क्यूब है जिसका जो स्ट्रेंथ है वो 18.1 से ज़्यादा है। ठीक है, कितना ज़्यादा है वो नहीं, 18.1 से कम है 5% का, और 18.1 से ज़्यादा है 95 क्यूब का। तो ये 95% क्यूब का जो स्ट्रेंथ है किसी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ से ज़्यादा है। किसी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को अगर हम लोग मेजर करें, ठीक है, यहाँ पे 18.1 के जगह पे 20 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग के पास 100 क्यूब है, इस 100 क्यूब का हम लोग मेजरमेंट किए जो कि इक्वल स्ट्रेंथ को हम लोग को डिजाइन करना है, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में हम बनाए हैं, M20 के आसपास है, तो M20 के आसपास है, तो M20 के आसपास है, तो इसका स्ट्रेंथ इसी के आसपास होगा, ठीक है, इसका स्ट्रेंथ इसी के आसपास होगा। तो हम लोग 100 क्यूब लिए, तो उस 100 क्यूब में से 5 क्यूब का जो स्ट्रेंथ है 18.1 या फिर 18.1 से कम है, लेकिन 95 क्यूब का जो स्ट्रेंथ है वो 18.1 से ज़्यादा है। तो इसी को बोला जाता है कि जब हमारा स्ट्रेंथ 95% स्ट्रेंथ किसी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ से ज़्यादा होता है, 95% क्यूब का स्ट्रेंथ किसी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ से कम होता है, तो उसको उस कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो 5% क्यूब का जो रिजल्ट स्ट्रेंथ होता है वो उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ से कम नहीं होना चाहिए। नॉट फॉल अगर पूछेगा तो 5%, या फिर ग्रेटर देन किसी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ से पूछेगा तो कितना 95%, ये दोनों चीजें पूछा जाता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यही होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यही होता है कि हमारे पास बहुत सारा क्यूब है, तो बहुत सारा क्यूब में से हम लोग का जो भी 5% क्यूब है, 5% क्यूब का स्ट्रेंथ पर्टिकुलर स्ट्रेंथ आ रहा है या फिर उससे कम आ रहा है, लेकिन 95% क्यूब का स्ट्रेंथ किसी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ या फिर पर्टिकुलर स्ट्रेंथ से ज़्यादा आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को हम लोग क्या बोल दिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, उसको हम लोग क्या बोल दिए, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारा चीज़ है, आगे हम देखेंगे। हाँ, हाँ वो है मतलब जो है, देखिए ये बस ना एक डेफिनेशन है, 100 क्यूब नहीं लेते हैं, बस एक डेफिनेशन होता है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो उसका डेफिनेशन ये बनाया गया कि हम लोग 100 क्यूब लिए, तो उस 100 क्यूब में से इतना परसेंट स्ट्रेंथ इससे कम हुआ है और इससे ज़्यादा है। अब हम लोग मान के चलेंगे कि 3-4 क्यूब ही लेते हैं, ठीक है, 3-4 क्यूब 7-8 क्यूब ही लेते हैं। तो अब 3-4 क्यूब मान के चले कि 10 क्यूब लिए, ठीक है, 10 क्यूब लिए, तो 10 क्यूब का 5% कितना हो जाएगा, 1 से भी कम हो जाएगा। ठीक है, 10 क्यूब का 5% कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, तो 1 क्यूब भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि सभी क्यूब का जो स्ट्रेंथ है ना वो 20 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 क्यूब का भी स्ट्रेंथ 20 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर वो 5% से ज़्यादा हो जाएगा। 1 क्यूब का भी अगर 10 क्यूब लिए, 10 क्यूब अगर हम लोग ले रहे हैं, तो 10 क्यूब में से 1 क्यूब का स्ट्रेंथ कम हो गया, तो 10% हो गया ना, वहाँ पे काउंट करेंगे। अब 10% क्यूब का जो स्ट्रेंथ है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम आ रहा है, तो 10 क्यूब ले रहे हैं, तो 10 क्यूब में से 1 क्यूब का भी स्ट्रेंथ अगर इससे कम हो गया, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो M20 नहीं है, M20 से वो कम हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, तो बस वो एक डेफिनेशन है। हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो 7-8 क्यूब 10 क्यूब लेते हैं, लेकिन सभी क्यूब का जो स्ट्रेंथ है उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ से ज़्यादा रहना चाहिए, उससे हमेशा ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, और टेस्ट करने के लिए क्या होता है, लेबोरेटरी बना रहता है, लैब बना रहता है। ठीक है, या तो जहाँ पे जैसे रायपुर है, ठीक है, रायपुर है, तो रायपुर मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट का पर्टिकुलर लैब रहता है जो किसी जिला विला में रहता है, ठीक है, या फिर किसी संभाग में रहता है, सब जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो क्या करते हैं, नज़दीकी इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ भी जाकर टेस्ट हम लोग करवा लेते हैं। ठीक है, नज़दीकी इंजीनियरिंग कॉलेज है, अब जगदलपुर में तो है नहीं, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट है, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी स्ट्रेंथ चाहिए रहेगा, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट को या तो वो रायपुर लाएगा अनुसंधान केंद्र में, रिसर्च वाला सेंटर में, या तो वो वहीं पे जगदलपुर में वहाँ पे कॉलेज में उसको टेस्ट करवा सकता है, ठेकेदार उसके ऊपर है। ठीक है, बस उसको सर्टिफिकेशन चाहिए कि भाई वो सर्टिफाइड करके देगा कि इसका सही है करके। ठीक, तो ये सब चीज़ें होता है प्रोसेस में, ये सब बाद का प्रोसेस है, वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले ये सब चीज़ हमको याद करना पड़ता है, फिर बाकी बाद में तो देख देख के भी हो जाता है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ समझ गए ना। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें पूछा जाता है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें पूछा जाता है, जैसे कि क्यूब का साइज, क्यूब का साइज अगर हम लोग 150 mm से ज़्यादा लेते हैं,
या फिर 150 mm से कम लेते हैं तो उसका जो स्ट्रेस है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा कि घटेगा। अगर मान के चलिए कि हम लोग 150 mm से ज़्यादा लेते हैं, 150 mm से ज़्यादा लेते हैं तो बड़ा साइज़ का हम लोग ले लिए, तो बड़ा साइज़ का ले लिए तो हमारा क्या होता है, उसका जो होमोजीनियस प्रॉपर्टी होता है वो धीरे से कम हो जाता है। ठीक है, सब टैंपिंग कर रहे हैं हम लोग तो सब जगह पे तो बराबर नहीं हो पा रहा है, हम लोग को तो 16 बार ही करना है, आप कहीं भी करिए। ठीक है, 16 बार ही करना है, तो 16 बार ही करना है तो जितना बड़ा लेंगे तो हर जगह पे बराबर कॉम्पैक्शन तो अब नहीं होगा, सब जगह तो नहीं मार सकते हैं, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो कम होमोजीनियस हो गया। वहीं पे हम लोग 150 mm से कम कर लेते हैं, 150 mm का कम लेते हैं तो आपको और कम जगह पे टैंपिंग करना है और अच्छे से वहाँ पे टैंप कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप अच्छे से उसको और होमोजीनियस बना सकते हैं, और अच्छे से होमोजीनियस बना सकते हैं, तो उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाता है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अगर हम लोग जो क्यूब ले रहे हैं तो क्यूब का साइज हम लोग स्टैंडर्ड साइज से बढ़ाते हैं तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, तो क्या हो जाएगा, घटेगा। और क्यूब का साइज हम लोग कम कर दें तो बढ़ेगा। ठीक, फिर वैसा ही पूछा जाता है अगर हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए हैं, क्यूब यूज किए हैं, तो क्यूब की जगह पे हम लोग सिलेंड्रिकल वो ले लें, सिलेंडर ले लें, जिसका जो डायमेंशंस होता है, इसका जो लेंथ होता है 300 mm होता है और इसका जो डायमीटर होता है वो 150 mm का होता है। ठीक है, 300 mm का लेंथ होता है और डायमीटर का इतना होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, बहुत सारा रीजन होता है, और एक ये भी देख सकते हैं कि भाई इसका जो डेप्थ है, इसका जो डेप्थ है उसके डेप्थ से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका स्ट्रेंथ जो होता है ना उससे कम होता है। इसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, उससे थोड़ा सा कम होता है, इसमें कम होता है। और देखेंगे ना तो इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी जो होता है ना वो बहुत अच्छे से नहीं होता है, इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से नहीं होता है। ठीक है, इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिखिए कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट लिख रहे हैं, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए कि 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm का क्यूब लेते हैं। लिखते चलिए, मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले लिखिए कि 150 mm क्रॉस 150 mm क्रॉस 150 mm का वो लिया जाता है। ठीक है, और कौन से मशीन से इसको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से कॉम्प्रेसिव, ऐसे करके लिखिएगा ना, एक लाइन से मत लिखिएगा, ऐसे पॉइंट्स बना करके लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट कि इसमें जो क्यूब का साइज होता है वो 150 mm क्रॉस 150 mm क्रॉस 150 का होता है। उसके बाद यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से हम लोग उसको टेस्ट करते हैं, यूनिवर्सल मशीन से हम लोग टेस्ट करते हैं, और इसको क्यूब में 3 लेयर में भरा जाता है, क्यूब में 3 लेयर में भरा जाता है। आप लोग करे होंगे, वैसे याद होगा, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, इसको 3 लेयर में फिल किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग को 3 लेयर में फिल करना होता है, 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर में इसको फिल करना होता है। ठीक है, 3 लेयर में फिल कर दिए। उसके बाद फिर क्या कर दिए, अगर हम लोग, ये तो हो गया टेस्टिंग, हो गया टेस्टिंग। ठीक है, फिर लोड अपॉन एरिया करके हम लोग उसका स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का डेफिनेशन लिख लीजिए, उसको तो लिख लिए है ना, 28 डेज में जो स्ट्रेंथ मिलता है उसको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। फिर लिखिए कि एक टेस्ट के लिए मिनिमम 3 सैंपल का जरूरत होता है, एक टेस्ट के लिए मिनिमम 3 सैंपल का जरूरत होता है, एक टेस्ट के लिए मिनिमम 3 सैंपल का जरूरत होता है, एक टेस्ट के लिए मिनिमम 3 सैंपल का जरूरत होता है। ठीक है, क्यूब का साइज बढ़ाने से स्ट्रेंथ कम होता है, क्यूब का साइज बढ़ाने से स्ट्रेंथ कम होता है, क्योंकि वो कम होमोजीनियस हो जाता है। क्यूब का साइज बढ़ाने से कंक्रीट का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, क्यूब का साइज बढ़ाने से कंक्रीट का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। ग्रुप में मैं फ़ोटो भेज रहा हूँ, देख लीजिएगा। वैसे देखे होंगे ना सभी लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे करते हैं और उसका मशीन कैसे रहता है। देख लिए ना।
और कंक्रीट का साइज बढ़ाने से साइज बढ़ाने से स्ट्रेंथ कम होगा। और सिलेंड्रिकल जब हम लोग लेते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल जो हमारा ये बनाते हैं, जब हमारा जो सैंपल के लिए तैयार करते हैं टेस्ट के लिए, जब हम लोग सैंपल रेडी करते हैं, क्यूबिकल है तो कितना होगा और सिलेंड्रिकल है तो कितना होगा। तो सिलेंड्रिकल का साइज बड़ा है तो उसमें जाहिर सा बात है कम है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कितना % कम होता है, ठीक है, तो कितना % कम होता है। FC के ना कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, FC के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, FC के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। तो ये जो FC के है, ये जो FC के है, FC के ऑफ सिलेंड्रिकल इज इक्वल टू 0.8 FC के ऑफ क्यूब। इसका मतलब ये है कि सिलेंड्रिकल शेप का जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो 0.8 टाइम्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूबिकल शेप सैंपल। अगर वही बात पूछा जाता है कि ये कितना ज़्यादा होता है तो कितना ज़्यादा होता है, 25% ज़्यादा होता है, या फिर ये कितना कम होता है, 20% कम होता है। उसको अगर मैथमेटिकली अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा ना, ये 25% ज़्यादा होगा। अगर ये कितना कम होता है पूछेगा तो 20% कम होता है। मतलब एक ही चीज़ है, मतलब ऐसे पूछा जाता है कितना ये है, कितना टाइम्स है, बस उसको रेशियो में पूछेगा तो ठीक। उसके बाद फिर देखिएगा इंडिविजुअल वेरिएशन, जैसे कि हम लोग 10 क्यूब ले लिए, FCK और M20 में जो ये स्ट्रेंथ है, FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इसी को शो करता है ना, इसको मतलब कि M20 है तो M20 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द 28 डेज है, उसी को हम लोग FCK लिखते हैं, उसी को हम लोग FCK लिखते हैं। और FCK का डेफिनेशन लिख लिए है ना, 5% वाला और 25% वाला। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे इंडिविजुअल वेरिएशन, जैसे कि हम लोग 5 क्यूब बना लिए, ठीक है, M20 ग्रेड का 5 क्यूब बना लिया, ठीक है, M20 ग्रेड का 5 क्यूब बना लिया। अब इसको हम लोग देखें कि इसका आया 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, तो इसका जो इंडिविजुअल वेरिएशन है इससे कम या फिर इससे ज़्यादा वाला वैल्यू, इससे कम या फिर इससे ज़्यादा वाला वैल्यू, इसका जो वेरिएशन है, इसका जो वेरिएशन है किसी पर्टिकुलर ग्रेड पे हम लोग जा रहे हैं, तो इसका जो इंडिविजुअल वेरिएशन है, इंडिविजुअल वेरिएशन है, ये बहुत बार पूछा गया, इंडिविजुअल वेरिएशन नॉट मोर देन ऑफ द 15% ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रेंथ या पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ द कंक्रीट। इसका मतलब ये है कि हम लोग M20 ग्रेड का कंक्रीट बना रहे हैं। लिखने का टाइम दूंगा, लिखिएगा, ठीक है, पहले सुन लीजिए, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, इसको सुनेंगे ना तो ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है, लिखते हुए चलेंगे तो सब चीज़ याद नहीं रहने वाला है, ये सब चीज़ें याद होना है, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में ये जानना जरूरी है, ठीक है, लिखने का टाइम मिलेगा। तो जैसे कि हमारे पास 5 क्यूब है और M20 ग्रेड का हम कंक्रीट बना रहे हैं, तो M20 ग्रेड का कंक्रीट बना रहे हैं तो इसमें बोला जाता है कि इंडिविजुअल वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कि एक ग्रेड का 20 आ रहा है तो इसका 15% कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम 17 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए, 17 न्यूटन पर mm से इसका वैल्यू कम नहीं होना चाहिए, या फिर इसका 23 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग M20 ग्रेड का कंक्रीट बना रहे हैं, M20 ग्रेड का कंक्रीट बना रहे हैं, तो उसका जो वेरिएशन है वो कितना से कितना होना चाहिए, 17 न्यूटन पर mm स्क्वायर से 23 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच में रहना चाहिए इसका स्ट्रेंथ। ये 25 नहीं भागना चाहिए, चाहे 15 नहीं भागना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है कि जो भी हम क्यूब बना रहे हैं, ठीक है, आप एज ए इंजीनियर टेस्ट कर रहे हैं तो एकदम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और एकदम कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर जो स्ट्रेंथ हमको अचीव करना है, ठीक है, तो जो हमारा क्यूब का जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
तो इसी को बोला जाता है कि इंडिविजुअल वेरिएशन पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट का 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको स्टेटमेंट के तौर पे लिख लीजिए, स्टेटमेंट के तौर पे लिख लीजिए, इंडिविजुअल वेरिएशन इज नॉट मोर देन 15%। इंडिविजुअल वेरिएशन इज नॉट मोर देन, सॉरी नॉट मोर देन या लेस देन, प्लस माइनस, इंडिविजुअल वेरिएशन इज नॉट मोर देन 15 प्लस माइनस 15% ऑफ द ऑफ द ये एवरेज स्ट्रेंथ, एवरेज स्ट्रेंथ, एवरेज स्ट्रेंथ। देखिए एवरेज स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। एवरेज स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। एवरेज स्ट्रेंथ और ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दोनों अलग अलग चीज़ है। हाँ हाँ, एवरेज मतलब कि जैसे कि एक का आ गया 18 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एक का आ गया 17 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो इसको बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे तो जितना नंबर्स डिवाइडेड बाय उसका स्ट्रेंथ, जितना नंबर्स डिवाइडेड बाय उसका स्ट्रेंथ, तो वहाँ से निकल जाएगा उसका एवरेज, फिर एवरेज से उसका वो निकालना है। तो M20 लिया है तो M20 का इतना हो जाएगा, M25 का एग्जाम में पूछा गया है, तो M25 का कितना हो जाएगा? हाँ 25 का 15% निकालेंगे तो 25 का 15% 3.7 हो जाएगा, 3.75 हो जाएगा। तो 25 से 3.75 मतलब कम नहीं होना चाहिए, और 3.75 से उससे 25 से उसका प्लस कर देंगे तो उसके वैल्यू उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए ना। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देखिए इसको याद करेंगे तो लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा, ठीक है। समझ समझ के करेंगे तो लंबे टाइम तक याद रहने वाला है कि कौन कौन क्या क्या चीज़ें है करके। ठीक, तो इसको अगर हम लोग ग्राफ के तौर पे देखें, ठीक है, इसको अगर हम लोग ग्राफ के तौर पे देखें इधर अगर फ्रीक्वेंसी बता रहा है ठीक है, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ये बता रहा है नंबर को, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब 10 क्यूब 12 क्यूब 15 क्यूब 16 क्यूब, ये नंबर्स को बता रहा है, ठीक है। 5 क्यूब मतलब कि यहाँ पे 5, ठीक है। 4 क्यूब मतलब कि यहाँ पे 4, और इधर पे बताएगा FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसको बताएगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ये ऐसे बता रहा है। मान के चलिए कि हमारे पास 100 क्यूब है,
ठीक है, मान के चलिए कि कोई भी है 100 क्यूब है, तो यहाँ तक का कोई भी स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, मान के चलिए कि 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, फिर यहाँ पे होगा आपका 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, फिर यहाँ पे मान के चलिए कि 25 न्यूटन पर mm, जस्ट एग्जांपल है, ऐसा एक्यूरेट नहीं आता है, ठीक है। तो 100 सैंपल लिया, तो 100 सैंपल में से यहाँ तक आपका 5 आ जाएगा, ये 5-6 के आसपास यहाँ पे लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को बताएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मतलब कि 15, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मतलब कि 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर से 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं है। और इधर बता रहा है कि इधर पे बहुत ज़्यादा क्यूब है, 5-6 क्यूब यहाँ पे है, 6 क्यूब यहाँ पे है, ठीक है। इधर पे 7-8 क्यूब, इधर पे 12-15 क्यूब, फिर इधर पे जा रहा है ये, फिर इधर पे जा रहा है ये, ठीक है। इधर पे भी आ रहा होगा 5-6 क्यूब, ये वाला स्ट्रेंथ पे भी आ रहा होगा 5-6 क्यूब, लेकिन ये क्या होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ नहीं होगा, क्योंकि ये ज़्यादा वाला को बता रहा है। ये बता रहा है ना कि 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ये 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्या है, ये अपर लिमिट हो गया। इधर स्ट्रेंथ को बता रहा है ना, ये तो ज़्यादा लिमिट मतलब कि ज़्यादा को बता रहा है। और 20 के आसपास क्या है, 20 के आसपास 40-50 क्यूब है, 20 के आसपास क्या है 40-50 क्यूब है, ठीक है। 20 के आसपास क्या है 40-50 क्यूब है, और 15 के आसपास ये 4-5 क्यूब है, और 4-5 क्यूब ये 25 के आसपास है, और यहाँ पे कुछ नंबर्स होगा। तो ये ग्राफ के टर्म्स में समझ में आ रहा है ना, ये बता रहा है हमको FC के, ये बता रहा है हमको FC के। फिर ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बताता है टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ये बताता है FM, ठीक है। टारगेट मीन स्ट्रेंथ ये होता है मीन स्ट्रेंथ, FM इक्वल टू मीन स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बताता है मीन स्ट्रेंथ को, ये बताता है मीन स्ट्रेंथ को। मीन स्ट्रेंथ, ठीक है, मीन स्ट्रेंथ क्या होता है, मीन स्ट्रेंथ होता है, मीन स्ट्रेंथ वो अलग अलग ग्रेड पे डिपेंड करता है। कंक्रीट का अलग अलग ग्रेड होता है, ठीक है, कंक्रीट का अलग अलग ग्रेड होता है, अलग अलग ग्रेड होता है, तो उसके हिसाब से बताता है ये। तो मीन स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या हो गया, ये FCK हो गया, ये क्या होगा FCK हो गया, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। 5% क्यूब जो है इससे कम पे नहीं है, 5% क्यूब जो है वो 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं है, 5% क्यूब जो है वो 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं है, बाकी 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर इससे ज़्यादा वाले हैं, 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर इससे ज़्यादा वाले हैं, ये नंबर ऑफ क्यूब्स को बता रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग आ गए मीन स्ट्रेंथ पे। तो मीन स्ट्रेंथ क्या बोलता है कि ये FCK प्लस कुछ वैल्यू है, FCK प्लस कुछ वैल्यू है, 15 + 15 से ज़्यादा है, 15 + 15 से ज़्यादा है, तो 15 + 15 से ज़्यादा कितना होता है, 15 + 1.64 ऑफ सिग्मा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। अलग अलग ग्रेड के लिए निर्धारित होता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है, ये FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है कि डेविएट होना, डेविएट होना मतलब कि इधर उधर भागना, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब डेविएट मतलब कि इधर उधर भागना। जैसे कि मान के चलिए कि M25 है, तो हमारा जो मैक्सिमम से मैक्सिमम कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है वो कितना होना चाहिए, 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन M25 ले रहे हैं ना, तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड डेविएशन निर्धारित होगा। मान के चलिए कि इसके लिए 3 है, तो इसका जो वैल्यू है वो 3 से ज़्यादा नहीं भागना चाहिए। इसका वैल्यू जो होना चाहिए वो 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर से लेकर के 28 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक होना चाहिए। तो ये इन दोनों का जो गैप है, इन दोनों का जो गैप है, इन दोनों का जो गैप है उसको बता रहा है। इन दोनों का जो गैप है, जो हमारा FCK है, FCK से कितना कम या फिर कितना ज़्यादा है, उसका जो गैप है उसको बता रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, हर एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए फिक्स्ड होता है, ठीक है। गेट में यहाँ से सवाल ज़्यादा आता है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो हर एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन फिक्स्ड होता है। उसके लिए हमको बोला जाता है कि मीन स्ट्रेंथ बताइए कि कितना होगा, मीन स्ट्रेंथ बताइए कि कितना होगा, ठीक है। तो अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए ये अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है।
तो इस ग्राफ को बना लीजिए और ये जो वैल्यू है वो FM है, ठीक है। ये क्या है, F एवरेज, FM, ठीक है। ये 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर क्या था, FM था मीन स्ट्रेंथ, और ये 15 क्या था, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और उधर वाला वो कुछ भी नहीं है। अब ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, अगर M20 से लेस देन है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 से लेस देन है तो उसके लिए 3, और M20 से लेकर M20 से लेस देन है, M20 या फिर M25 है, M20 या M25 है तो उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा का वैल्यू 4, और M25 से अगर ग्रेटर है तो सिग्मा का वैल्यू हो जाता है 5, याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट दूं, M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो इसके लिए FM निकालना है तो कितना हो जाएगा बताइए। गेट में आया हुआ है ये सवाल गेट में आया है। M30 ग्रेड का कंक्रीट है तो उसका मेन स्ट्रेंथ बताइए। स्टेट में भी आता है, बहुत सारे एग्जाम में आता है, तो कितना हो जाएगा बताओ समीक्षा। देखिए जितना मैं लिख 38 पॉइंट आपसे बन रहा है, बन जाएगा ना। ये वैल्यू आपको याद रखना है, ये कोड बुक में दिया गया है स्टैंडर्ड डेविएशन का। कितना आ रहा है? बन जाएगा, लेकिन यहाँ भी बनना चाहिए। मैं बोला हूँ ना, यहाँ पे आप कैलकुलेटर लेके आइए, घर पे आप बिना कैलकुलेटर के बनाइए, यहाँ पे एटलीस्ट कैलकुलेटर को यूज़ करिए। फिर लिखिएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। मॉडुल यहाँ तक लिख लिए ना, ये ग्राफ समझ में आया ना। यहाँ से सवाल आता है FM निकालने के लिए। इसके बाद देखिएगा कंक्रीट का ग्राफ, इसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है, इसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी है। टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को हम लोग किसे शो करते हैं? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को जनरली हम लोग जो भी आता है उसको हम लोग बोल देते हैं FCK, ठीक है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो भी आता है उसको हम लोग बोल देते हैं FCK, और FCK ही कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। जैसे M20 ग्रेड कंक्रीट है तो 20 उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मतलब कि भाई हम लोग 100 क्यूब लेंगे तो 5 क्यूब का जो स्ट्रेंथ है वो 20 से कम नहीं होना चाहिए, 20 या फिर 20 से ज़्यादा ही होना चाहिए। 95 क्यूब का स्ट्रेंथ, 95 क्यूब का स्ट्रेंथ 20 या फिर 20 से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर 5 क्यूब का ही स्ट्रेंथ है वो 20 से कम होना चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कुछ नहीं है, बस नाम है, ठीक है। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बाद होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये पहला टेस्ट है। दूसरा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट,
ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जिसका जो साइज़ होता है 150 mm क्रॉस 150 mm, ठीक है, और इसका जो टोटल लेंथ होता है वो 700 mm का होता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको इस टाइप का ओवर हैंगिंग टाइप का बनाते हैं। यहाँ पे 2 सपोर्ट दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 सपोर्ट दे देते हैं। सपोर्ट देने के बाद ऊपर से हम लोग इस पर लोड लगाते हैं, पॉइंट लोड लगाते हैं, ठीक है, ऊपर से हम लोग ऐसा पॉइंट लोड लगाते हैं। उसके बाद इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं, ठीक है। ऐसे डिफ्लेक्ट होगा बीम की तरह डिफ्लेक्ट होगा तो नीचे से वो क्रैक होना चालू हो जाएगा, तो वैसा उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक होता है। मैं ग्रुप में भेज दे रहा हूँ फोटो। हाँ, इसे टेंसाइल स्ट्रेंथ को ही बोलते हैं। और एक होता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट भी होता है। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब डायरेक्ट टेंसाइल में तो कंक्रीट को यूज़ नहीं करते हैं, बीम की तरह ही यूज़ करते हैं, तो बीम में फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ही आता है, ठीक है, बीम में फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ही आता है। ऐसा लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्रैक होगा तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ FCR बोलते हैं, या फिर इसी को बोला जाता है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, ऊपर से लोड को बढ़ाते हैं धीरे धीरे, फिर ये क्रैक होकर के टूट जाता है, ठीक है, क्रैक होकर के टूट जाता है। ठीक है, तो इसका जो भी रिजल्ट वैल्यू आता है ना, जनरली FCR का जो भी रिजल्ट वैल्यू आता है जनरली ये होता है लगभग 0.7 ऑफ रूट ओवर FCK। ठीक है, याद रखिएगा ये वैल्यू, ये जो भी वैल्यू आता है ना FCK का लगभग इतना रहता है, ये 0.7 ऑफ इतना। उसके बाद एक होता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक होता है स्प्लिट टेंसाइल, तीसरा एक होता है स्प्लिट टेंसाइल। ठीक है, स्प्लिट टेंसाइल में क्या होता है उसका भी फोटो भेज रहा हूँ ग्रुप में, देखिएगा। फोटो देख करके थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, बाकी ये सब टेस्ट तो कॉलेज में आप लोग करे होंगे चाहे नहीं करे होंगे, हम लोग नहीं करे हैं और यूज़ भी नहीं होता है फील्ड वील्ड में ये सब। ठीक है, FCK ही यूज़ होता है, ठीक है, FCK ही यूज़ होता है, FCK से ही हम लोग ये सब डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं। आ गया ना? ठीक है, स्प्लिट टेंसाइल। अब स्प्लिट टेंसाइल में क्या किए हैं हम लोग, आप देख लीजिएगा अगल बगल से फोटो। ठीक है, तो स्प्लिट टेंसाइल में क्या किए हम लोग, ये सर्कुलर सिलेंडर टाइप का ले लिए हैं। ठीक है, अब इसको फंसा करके ना, इसको फंसा करके हम लोग ऐसे दबाते हैं, ये सर्कुलर वो है, और ऐसे दबाते हैं तो वो बीचों बीच से वो क्रैक हो जाता है। फोटो में दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, उसको जैसे हम लोग लोड लगाते हैं ना, तो लोड लगाते हैं तो ये बीच से ऐसे क्रैक हो जाता है, तो इसको बोलते हैं स्प्लिट टेंसाइल, स्प्लिट टेंसाइल। ठीक है, स्प्लिट टेंसाइल। ठीक है, स्प्लिट टेंसाइल। स्प्लिट टेंसाइल का जो वैल्यू होता है वो होता है 2P अपॉन πdl। टू पी कैसे लिए, देखिए ऊपर से लोड आ रहा है P, नीचे से सपोर्ट है, वो भी उतना ही रिएक्शन दे रहा होगा। ऊपर से लोड आ रहा है और नीचे से सपोर्ट है, तो ये भी उतना ही रिएक्शन दे रहा होगा। वहाँ पे है तो इक्विलिब्रियम में है, तो इधर से P फोर्स आ रहा है तो इधर से भी P फोर्स आ रहा होगा। इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर से P लोड लगा रहे हैं तो नीचे से भी वो सपोर्ट से P लोड जाएगा, जिसकी वजह से वो कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा। ये लोड का वैल्यू हो जाएगा। स्ट्रेंथ के टर्म्स में देखते हैं, स्ट्रेंथ के टर्म्स में देखते हैं तो कितना हो जाएगा वो,
पाई इंटू डी, पाई इंटू डी उसका पेरीमीटर हो गया, और टोटल एरिया कितना हो गया उसका, पेरीमीटर वाला एरिया ही होगा, उसी पे तो लग रहा है। ये पाई डी इंटू एल, उसका पेरीमीटर इंटू लेंथ, पेरीमीटर इंटू लेंथ, उतने एरिया में वो लग रहा है, ठीक है। पेरीमीटर इंटू लेंथ में लग रहा होता है। वैसे ही अगर वो ऐसा रहता, सरफेस रहता, तो कितना लेते, ये बी इंटू डी, बी इंटू एल लेते। तो यहाँ पे बी इसका क्या है, उसका पेरीमीटर है, बी क्या है उसका पेरीमीटर है। वहाँ पे अगर रेक्टेंगल होता तो उसका फ्लैट बी को बी लेते हैं। तो इसका स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है, 2p इंटू पाई इंटू डी इंटू एल। जनरली ये होता है 0.66 ऑफ FCR, ये जनरली होता है, ये जनरली होता है 0.66 ऑफ FCR। इसको FCR से शो करते हैं। अब इसको FCK के टर्म्स में कन्वर्ट करके देखिए कितना हो जाएगा, 0.66 इंटू 0.7 ऑफ रूट ओवर FCK। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 और 43 43 46, इतना लगभग हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट लगभग। इसके बाद फिर एक आता है चौथा, स्प्लिट टेंसाइल, डायरेक्ट टेंसाइल। डायरेक्ट टेंसाइल में तो हम लोग कंक्रीट को यूज नहीं करते हैं। तो डायरेक्टली टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है कंक्रीट का, कैसे करते हैं, पुल आउट, दोनों साइड से पकड़ के खींचते हैं, दोनों साइड से ग्रिप बनाते हैं, पकड़ते हैं और खींचते हैं, ठीक है। तो वैसे होता है उसका डायरेक्ट टेंसाइल। जैसे उसका करते हैं, बार का करते हैं, एक साइड से फिक्स कर देते हैं और एक साइड से खींचते हैं। इसको एक साइड से हम लोग फिक्स कर देंगे और दूसरे साइड से हम लोग उसको खींचेंगे डायरेक्टली, तो वहाँ से डायरेक्टली टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा। इसका वैल्यू लगभग 0.5 से 0.625, 0.5 से 0.625 FCR होता है। अब इसको बढ़ते हुए क्रम में देखिए, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसका है, FCK, फिर इससे कम किसका है, इससे कम क्या है, FCR का, फिर इससे कम क्या है, स्प्लिट टेंसाइल, ST बोलते हैं स्प्लिट टेंसाइल, और इससे कम डायरेक्ट टेंसाइल, FT बोल देते हैं उसको। ये इंपॉर्टेंट है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम पे लिखिए। सबसे ज़्यादा कॉम्प्रेसिव, फिर फ्लेक्सुरल, फिर स्प्लिट टेंसाइल, फिर डायरेक्ट टेंसाइल। फिर हेडिंग डालिएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हेडिंग डालिएगा मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। यहाँ तक समझ में आया ना, कोई डाउट तो नहीं है, बाकी याद करने वाला चीज़ें ही हैं, धीरे धीरे याद होगा, ठीक है। मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंक्रीट का ग्राफ बनाते हैं। कंक्रीट का ऐसे ही ग्राफ बनता है, फेलियर ग्राफ। इसमें यील्डिंग विल्डिंग पॉइंट नहीं रहता है। जहाँ पे यील्ड पॉइंट नहीं मिलता है वहाँ पे यील्डिंग कैसे निकालते हैं, क्या डेफिनेशन होता है उसका यील्ड स्ट्रेंथ निकालने का। अगर यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ नहीं दिया हुआ है तो अगर हमको Fy चाहिए तो कैसे निकालेंगे, लिखे थे ना इसका, जिसका मैं बताया था, ये
माइल्ड स्टील के बाद एक और कौन सा स्टील होता है जो ब्रिटल मेटल होता है? कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का मैं बताया था, उसमें यील्ड पॉइंट नहीं रहता है। यील्ड पॉइंट कैसे निकालते हैं, उसका यील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं? मैं बताया था कि 0.02 जो भी स्ट्रेन होता है वहाँ पे स्ट्रेन लेते हैं और उसका इनिशियल जो टेंजेंट रहता है उसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं और वो लाइन जहाँ पे काटता है वो उसका यील्ड स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये सब कैसे भूल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। चलिए ठीक है, 0.02 स्ट्रेन या फिर 0.2% ऑफ स्ट्रेन होता है। तो इसका क्या लिखे हम लोग हेडिंग? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, वही लिखे ना? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? ई से शो करते हैं। क्या होता है? स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यही ग्राफ देता है जिसका एक साइड क्या बताता है हमारा? स्ट्रेस को बताता है, ठीक है, और एक साइड क्या बताता है? स्ट्रेन को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लोप बनेगा, यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट 3 टाइप का हम लोग लिखते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट हम लोग 3 टाइप का लिखते हैं। एक होता है इनिशियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लिखिए पहला इनिशियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इनिशियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर एक लिखिएगा सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर एक लिखिएगा टेंजेंट यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तीसरा लिखिएगा टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हेलो, हाँ, क्लास नहीं, हाँ, चलिए क्या क्या देख रहे थे हम लोग? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब कि इस कर्व में स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वो होगा। अब हर जगह पे एक ही टाइप का कब होगा? जब ये स्ट्रेट लाइन होगा, तो हर जगह पे स्लोप बराबर होगा, हर जगह पे स्लोप बराबर होगा। लेकिन इसमें कर्व है तो यहाँ का स्लोप अलग है, यहाँ का स्लोप अलग है, यहाँ का स्लोप अलग है, यहाँ का स्लोप अलग है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? स्लोप घटता जा रहा है। तो इसमें जो घटता जा रहा है उसके हिसाब से हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखे हैं। ठीक है, एक होता है टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। सबसे पहला कौन सा लिखे हैं? इनिशियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इनिशियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका ओरिजिन से जो टेंजेंट निकल रहे हैं, ठीक है, इसका इनिशियल पॉइंट से जो टेंजेंट निकल रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं इनिशियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इनिशियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इनिशियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर एक तो टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखे हैं तीसरे नंबर पे। ठीक है, तीसरे नंबर पे तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को ले लिए हम लोग, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को ले लिए और वहाँ पे हम स्लोप निकाल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, तो इसके पैरेलल में एक पॉइंट ले लिए, तो ये इसका टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंट ले रहे हैं तो ये वाला टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। ये वाला पॉइंट ले रहे हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम लोग एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लेंगे। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जब हम उसका स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखते हैं, कहने का मतलब है कि पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट को टच करते हुए पैरेलल एक लाइन बना देते हैं।
उस पॉइंट को टच करते हुए उस ग्राफ में उस पॉइंट को देखते हैं और उस पॉइंट का जो स्लोप है, उस पॉइंट का जो स्लोप है वो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। उसको बोल देंगे हम लोग टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर लिखिएगा सेकेंड टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि ये हमारा कर्व है, तो किसी भी पॉइंट को ले लिए, इस पॉइंट पे ले लिए तो ये वाला टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये वाला पॉइंट के लिए अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे तो ये भी टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब किसी एक पॉइंट के लिए हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो इनिशियल मतलब कि ये एक ही होगा, इनिशियल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक होगा, लेकिन टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होगा। किसी भी पॉइंट के लिए हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालेंगे, वो टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, उसका नंबर इनफाइनाइट होगा। किसी भी पर्टिकुलर इनफाइनाइट पॉइंट है इस कर्व में तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखिएगा सेकेंड यंग मॉडुलस, सेकेंड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेकेंड यंग मॉडुलस ऑफ, सेकेंड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेकेंड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकेंड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर देखिए टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हुआ, इस पॉइंट को लिए और इस पॉइंट के पैरेलल हम लोग लाइन लिए, उस पॉइंट का था। लेकिन सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या लिया, हम लोग इस पॉइंट को लिए और इस पॉइंट से हम लोग ओरिजिन को मिला, इस पॉइंट से हम लोग ओरिजिन को मिला रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट से हम लोग ओरिजिन को मिला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस सेकेंड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ही हम लोग बोलते हैं कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस सेकेंड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ही हम लोग बोलते हैं कंक्रीट का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तीनों में अंतर समझ में आया ना? तीन टाइप का हम लोग पढ़े हैं। तीन टाइप का कौन सा? इनिशियल, इनिशियल मतलब कि ओरिजिन से जो शुरू में निकल रहा है उसको बोल दिए इनिशियल। फिर टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हम लोग तीसरे नंबर लिखे हैं। स्लोप समझ में आता है ना सभी लोगों को, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो पर्टिकुलर पॉइंट को लिए और उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो हो स्लोप होगा वो उसका उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो निकाल रहे हैं वो टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए पॉइंट लिए हैं और पॉइंट से ओरिजिन को मिला रहे हैं, पॉइंट लिए हैं और पॉइंट से ओरिजिन को मिला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसी सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग क्या बोल देते हैं? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। इसी को लिया जाता है। ठीक है, टेंजेंट या फिर इनिशियल को नहीं लेते हैं, सेकेंड को हम लोग लेते हैं एज ए यंग मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, इसको ई से शो किया जाता है जिसका वैल्यू होता है 5000 √/FC के। ठीक है, 5000 √/FC के। ये दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और एक होता है शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, एक होता है लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और एक होता है शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लिख लीजिएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दो टाइप का होता है। एक जो सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसकी बात हो रहा है, ये दो टाइप का होता है। दो टाइप का होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और एक होता है शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये होता है लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। अब लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट ले रहे हैं तो इसमें एक फैक्टर का डिवाइड कर रहे हैं थीटा। इसमें एक फैक्टर का डिवाइड कर रहे हैं थीटा। लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में हम लोग एक फैक्टर का डिवाइड कर रहे हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं थीटा, जिसको बोलते हैं क्रीप कोएफिशिएंट। इसको बोला जाता है क्रीप कोएफिशिएंट। फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, लिख पा रहे हैं ना सभी लोग? क्रीप कोएफिशिएंट।
इसको बोलते हैं क्रीप कोएफिशिएंट। अब क्रीप क्या होता है देखिए, अब क्रीप क्या होता है, हाँ पर्टिकुलर लोड लगाने से हाँ कांस्टेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, कांस्टेंट लोड लगाने की वजह से। ये मतलब जो उसका जो ग्राफ है ये क्या बताता है, स्ट्रेंथ को ही बताता है ना, एक तरह से स्ट्रेंथ को ही बताता है, ठीक है। ये जो स्लोप है, स्लोप स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन को बताता है, स्ट्रेंथ को ही बताता है एक प्रकार से, ठीक है। इसका वैल्यू इस प्रकार से हम लोग का निकालता है, जो कि डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, जो कि डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। अब उसके बाद लिखे हैं क्रीप कोएफिशिएंट, तो क्रीप में क्रीप लिखिए, क्रीप क्या होता है, क्रीप हेडिंग डालिएगा, क्रीप कांस्टेंट लोड लगने की वजह से जो डिफॉर्मेशन होता है, समय के साथ जो डिफॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं क्रीप। कांस्टेंट लोड लगने की वजह से, कांस्टेंट लोड लगने की वजह से समय के साथ जो डिफॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं क्रीप। जैसे कि घर में शिफ्टिंग वगैरह करते हैं तो तार बांधते हैं ना कपड़ा सुखाने के लिए, तो शुरू में टाइट रहता है, फिर कपड़ा सुखाते जाते हैं, वो उधर से भी नहीं खुलता, इधर से भी नहीं खुलता है, लेकिन क्या होता है वो धीरे से लूज हो जाता है, ठीक है। तो कांस्टेंट डिफॉर्मेशन हो गया, वो लोड हमारे लगता रहा तो उसको बोलते हैं क्रीप। तो क्रीप लगने की वजह से वो अब थोड़ा सा लूज हो गया, पहले की तरह टाइट नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस क्रीप की वजह से उसमें एक स्ट्रेस रिलैक्सेशन हो गया। स्ट्रेस रिलैक्सेशन हो गया मतलब पहले जितना उस पर स्ट्रेस आ रहा था, जितना खिंचाव था, जितना तना हुआ था, वो अब नहीं है, अब नहीं है। पहले एकदम तना हुआ था, खींचा हुआ था, अब क्या है, थोड़ा सा लूज हो गया, अब थोड़ा सा वो फ्लेक्सिबल हो गया, उसको बोलते हैं स्ट्रेस रिलैक्सेशन। जैसे कि ये हमारा ग्राफ है, तो ये हमारा ग्राफ स्ट्रेस यहाँ पे पहुँच गया, लेकिन क्रीप की वजह से, कांस्टेंट टर्म लगने की वजह से ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा उस पर स्ट्रेस अब कम आने लगा है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेस रिलैक्सेशन, ठीक है। तो वो स्ट्रेस रिलैक्सेशन नहीं आता है, क्रीप आता है। क्रीप क्या होता है, तो कांस्टेंट लोड लगने की वजह से जो डिफॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं क्रीप, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, कांस्टेंट लोड आया तो उसमें स्ट्रेस रिलैक्सेशन हुआ, स्ट्रेस का वैल्यू कम हुआ, स्ट्रेस का वैल्यू कम हुआ मतलब कि थीटा का वैल्यू समय के साथ बढ़ता जाता है, थीटा का वैल्यू क्रीप बढ़ता गया, क्रीप बढ़ता गया मतलब थीटा का वैल्यू बढ़ा, थीटा का वैल्यू बढ़ा मतलब कि ई का वैल्यू कम हुआ, ई का वैल्यू कम हुआ मतलब कि स्ट्रेस का वैल्यू कम हुआ, यहाँ पे थीटा कम हुआ, थीटा कम हुआ मतलब कि स्ट्रेस का वैल्यू कम हुआ। ये सब चीज़ें रिलेशन निकाल पा रहे हैं ना सभी लोग। तो यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि 3 दिन के लिए कितना होता है, 7 दिन के लिए कितना होता है, और कितना कितना दिन के लिए कितना कितना होता है, ठीक है। एज ऑफ लोडिंग, ठीक है। फिर इधर आता है थीटा, 7 दिन के लिए होता है 2.2, फिर 28 दिन के लिए होता है 1.6, फिर 1 ईयर के लिए होता है 1.1। थीटा का वैल्यू समय के साथ धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब शुरू में कंक्रीट बना हुआ है तो ज़्यादा डिफॉर्मेशन दिखेगा, फिर वो स्ट्रांग हुआ, कंक्रीट स्ट्रांग हुआ तो अब थोड़ा सा कम डिफॉर्मेशन दिखेगा, फिर और स्ट्रांग होता जाएगा तो उसमें कम डिफॉर्मेशन दिखता जाएगा। जितना टाइम के बाद उसमें कांस्टेंट लोड लगाएंगे उतना कम डिफॉर्मेशन दिखेगा, ठीक है। शुरू में ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा, शुरू में ही लोड लगा देंगे तो 1 साल के बाद लगाएंगे तो कम डिफॉर्मेशन होगा, और बहुत ज़्यादा समय के बाद लगाएंगे तो और कम डिफॉर्मेशन होगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे ठीक है एज ऑफ लोडिंग, ठीक है। 7 दिन में लगाएंगे तो थीटा का वैल्यू ज़्यादा आएगा, फिर धीरे धीरे थीटा का वैल्यू कम आता है, ठीक है। और थीटा का वैल्यू बढ़ने से हमारा स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ पे कम हो जाता है, स्ट्रेंथ कम हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेस रिलैक्सेशन में आ जाता है। इतना ही करते हैं आज के लिए, इस पे बेस्ट क्वेश्चन को लगाइएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा सवाल आप लोगों का बन जाएगा। चलिए तो कल पढ़ के आइएगा, कल इसके आगे हम लोग करेंगे।
स्टील में कुछ डाउट वगैरह होगा तो पूछिएगा। एक आध दिन में रिवीजन क्लास लूँगा, टाइम नहीं मिल रहा है। आप पढ़ते रहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो भी डाउट रहेगा रिवीजन क्लास में जुड़िएगा और पूछिएगा। चलिए, थैंक यू। आप लीजिएगा। थैंक यू।